हेलो। है दादा। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। अच्छा। तो बेसिकली सर आज पढ़ेंगे क्या जानते हो? आज पढ़ेंगे सैलरी, ठीक है। ऐसे लास्ट जो चैप्टर चल रहा था दैट इज़ हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज था तुम्हें मैं हाउस प्रॉपर्टी शेयर कर दूंगा, तुम एक बार कर लेना, जो भी डाउट होगा मुझे पूछ लेना, ठीक है। अच्छा। हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, एक बार मैं बस हाउस सैलरी स्टार्ट करने से पहले सैलरी एकदम स्टार्टिंग में ही करवाया जाता है हेड्स ऑफ इनकम में। तो ये जो टोटल इनकम टैक्स है, मैं अगर दो चार बात आस्था को थोड़ा सा बता दूं कि आस्था सैलरी ये इनकम टैक्स, पहले बात तो ये इनकम टैक्स है क्या, ठीक है। ऐसे तो इंट्रोडक्टरी क्लास में जब शेयर करूंगा तो सारा का सारा तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा कि सारा का सारा इनकम टैक्स का एकदम बैकग्राउंड से लेके अपडेशन तक जो भी है सभी कुछ बोला हुआ है। लेकिन फिर भी इनकम टैक्स बेसिकली आप इतना जान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेवेन्यू इनकम करने का सोर्स है। सिंपल बात, ठीक है। कि ये जो सरकार है ना, सरकार जैसे जीएसटी है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। तो ये दो, मतलब सरकार का दो हाथ है, एक बाएं हाथ है एक दाएं हाथ है। सरकार दोनों जगह से कमाते हैं। तो जैसे मैं आपको एक शो करता हूँ इंडियन, एक सेकेंड, इनकम का। हाँ, गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन, यही मैं ढूंढ रहा था। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताता हूँ कि इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंस है, सभी को एक बार रिकॉल हो जाएगा कि इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगा, फिर सैलरी का इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर है सर, बोलो तो। हेलो। यस सर। ओके सर। तो बस मुझे इतना बता दो सर कि ये जो इनकम टैक्स है ना, ये टैक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना ज़रूरी होता है टैक्स पढ़ना। और फिर अलग अलग पांच हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है, जिसमें सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, कैपिटल गेन हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड, इसके अलावा और भी क्लबिंग प्रोविजंस वगैरह वगैरह। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, हमेशा अपडेशन लेके ही ये सब्जेक्ट का जन्म होता है, हमेशा ऐसा इसी तरह का कॉन्सेप्ट में बना हुआ है। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि गवर्नमेंट का इनकम इस पे डिपेंड करता है। आप लोग बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये देखो सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर, आ रहा है। ओके सर, थोड़ा सा कॉल ड्रॉप था किसी कारण से, मे बी। ठीक है, सबको आ रहा है? आस्था का आवाज तो मुझे मिला। ज्योति, रोशनी, हाँ सर। इंकी, आप लोगों को हाँ साउंड सर। क्लियर है ना सर? है ठीक है, दादा। ठीक है। ओके सर, ठीक है। फॉर सम रीज़न कॉल ड्रॉप था। ठीक है। ओके, जो बात एक्चुअली मैं कर रहा था कि सपोज गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का, मतलब ये एक, मतलब सीरियसली ये ओरिजिनल डेटा है। ये रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट आया था ना, हर फरवरी को गवर्नमेंट का बजट आता है, तो ये 1 लाख करोड़ का जो पाइपलाइन था, गवर्नमेंट को पैसा का ज़रूरत था, उसका कहाँ कहाँ से पैसा आएगा उसका हिसाब है। जैसे कि हम लोग अपने कंट्री के अंदर कितना सारा काम करने का कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे इतना बड़ा देश है इंडिया, इतना इंडिया कोई छोटा कंट्री तो है नहीं सर। तो इतना बड़ा कंट्री को टैकल करने के लिए पैसा का ज़रूरत है कि नहीं, क्या लगता है आप लोगों को? हाँ सर, बताओ। इंडिया वर्ल्ड में बाई साइज में 7 लार्जेस्ट कंट्री है सर, बाई साइज। पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है। कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद एक नंबर हो जाएगा। मैं बस इतना आपको पूछना चाहता हूँ, क्या इतना बड़ा कंट्री को चलाने के लिए पैसा का ज़रूरत है या नहीं? ये सर, नो सर, बताओ। यस सर। यस ना सर। तो इतना बड़ा कंट्री ये है अपना इंडिया, ठीक है। अब ये इंडिया को चलाने के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आएगा? देखो सर, 1 लाख ट्रिलियन का अगर आपका इकोनॉमी है, ठीक है। ऐसे इकोनॉमी का एरिया थोड़ा और बड़ा है, टोटल ग्रॉस रिसीव टोटल 6.5 ट्रिलियन, कुछ 3.2 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, ठीक है। अब आप जस्ट एक चीज़ देख लो, 3.2 बिलियन, हाँ सॉरी, 3.2 ट्रिलियन डॉलर का, यहाँ पर 1 लाख ट्रिलियन का हिसाब है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का देखो सर, लीजेंड क्या क्या है, कहाँ कहाँ से सरकार को मिलता है। टैक्स रेवेन्यू दिखा सबको? हाँ सर, टैक्स रेवेन्यू दिख रहा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, डेब्ट रिसिप्ट एंड नॉन डेब्ट रिसिप्ट, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो टैक्स ऑन इनकम, जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, कितना इनकम करते हैं गवर्नमेंट? 5.5 ट्रिलियन। ओके, एक, मतलब टोटल जो 1 लाख ट्रिलियन में से 5.5 ट्रिलियन यहीं से आता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप जीएसटी का एरिया देख लो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 6.1 ट्रिलियन यहाँ से आता है। अच्छा, फिर अगर मैं आपको शो करूं, कॉरपोरेट टैक्स, दैट इज कंपनी टैक्स सर, जो कंपनी होता है वो जो टैक्स देते हैं, तो ये तो टैक्स मिला के 6 6 12 और ये 15 5 17, करीब 17 ट्रिलियन तो यहीं से आता है सर। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है ना सर, कि कितना इंपॉर्टेंट है? तो क्यों इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना? बिकॉज नॉट ओनली इनकम टैक्स, जीएसटी ऑल्सो, दिस इज कॉल्ड indirect tax, this is called indirect tax, and this is called direct tax. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ये मैंने इंट्रोडक्टरी एरिया में भी बोल के रखा, ठीक है। बस इसी के लिए आपको मैं बस इतना बोला कि आप इसका इंपॉर्टेंस ही समझो, तब जाके आपको पढ़ने का इच्छा और ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज गवर्नमेंट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो फिर गवर्नमेंट को इतना सारा पैसा जुगाड़ करने के लिए प्रोफेशनल्स का ज़रूरत होगा, ऐसे तो गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर पाएगा ना। तो प्रोफेशनल्स को इसका नॉलेज होगा, और वो क्या करेगा सर, नॉर्मल जो भी बिजनेसमैन है, जो भी टैक्स पेयर्स है, उनसे कलेक्ट करेगा, उसका प्रोसेस बताएगा, ठीक है। और जो टैक्स पेयर्स है, क्या वो ज़्यादा टैक्स देना पसंद करता है या कम टैक्स देना पसंद करता है? हेलो, जो टैक्स पेयर्स है कम। वो ज़्यादा टैक्स देना पसंद करते हैं या कम कम टैक्स देना पसंद करते हैं? लेकिन वो टैक्स चोरी भी ना करे, मतलब एक तरह का ऐसा उपाय आप लोगों को सीखना होगा कि जिसमें वो बोलते हैं ना सर, सांप भी ना मरे, सॉरी, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, ऐसे कहा जाता है। ऐसे सांप मरना अच्छा बात नहीं है सर, लेकिन क्या करें, अगर कोई काटने आ जाए तो हम लोग मार देते हैं डर के मारे, दैट्स अ डिफरेंट इशू। अब कोई सोशल वर्कर हो ना तो झंडा गाड़ देगा, बोले नहीं सांप क्यों मारेंगे, ठीक है सर। ऐसा कुछ करना है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, मतलब इनकम टैक्स भी पे हो और कम भी पे हो, और सरकार को भी इनकम हो, और टैक्स पेयर्स का भी थोड़ा सेविंग हो जाए। इतना नॉलेज एक कंसल्टेंट में होना चाहिए, जो एक चार्टर्ड के अंदर होता है, एक सीएमए वालों के पास हो सकता है, और एक सीएस वालों के पास इसका नॉलेज होता है। तो ये प्रोफेशनल्स को नॉर्मली इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट एक्ट बना के बनाते हैं, समझ में आ रहा है ना सर। और इसके अलावा लॉयर्स भी करते हैं सर, इनको भी टैक्स का नॉलेज होता है, बट लॉयर्स करते हैं सर ये सब काम, बट सीएस सीएमए आर वेरी नोन फॉर दिस। अब ये टैक्स को कमाने के लिए सर सरकार के पास, सरकार ने 5 हेड्स में इनकम को बांट दिया सर। कितना हेड में? 5 हेड्स में। आस्था सुन रही हो ना? हेलो? हाँ सर, सुन रहे हैं। ओके, सुन लो। तो ये मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ, बाकी तो बाकी लोगों को थोड़ा सा पता है, बिकॉज वो लोगों ने किया था। अच्छा,
ये देखो सर, 5 हेड्स में एक हेड हो गया सैलरी हेड, दूसरा हेड हो गया 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो वेरी पॉपुलर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स में जब भी इनकम करना है तो उसको 5 हेड्स दिखता है। जैसे रावण का 10 हेड होता है ना, वैसे इनकम टैक्स का कितना हेड है रोशनी? रावण का 10 हेड है इनकम टैक्स का 5 हेड है, ठीक है। तो 5। अलग अलग, हाँ, अलग अलग हेड से इनकम करने का हिसाब किताब। मतलब कोई बोलेगा कि नहीं ये इनकम नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं नहीं ठीक है, आप कौन होते हो बोलने के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना बोलने के लिए, तो वो बता देगा। तो सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो चैप्टर हम लोग जस्ट कंप्लीट किए, जिनका नहीं हुआ मैं उनको शेयर करूंगा। अच्छा, फिर हम लोग चर्चा करेंगे प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशंस, फिर बात करेंगे कैपिटल गेन पे, एंड फिर बात करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे। इसमें सैलरी के बारे में कहाँ कहा गया है सर? मतलब सेक्शंस के बारे में अगर बात करें तो चार्जिंग सेक्शन क्या है इसका? 15 चार्जिंग सेक्शन है। डिडक्शंस के बारे में कहा गया है 16 में। सर याद रखना सर, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। सेक्शंस कौन सा सेक्शंस में क्या कहा गया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो सैलरी में कहा गया है 15 में, ठीक है। सेक्शन 15 में कहा गया है सैलरी चार्जिंग के बारे में। सैलरी के डिडक्शंस के बारे में कहा गया है सेक्शन 16, जो सैलरी हेड के अंदर डिडक्शन सर। एक होता है इनकम टैक्स डिडक्शंस, जिसको सेक्शन 10 में कहा गया है एग्रीकल्चर इनकम एंड डिडक्शंस का एरिया, जो मैंने करवाया था, ठीक है। और एक हो गया सर चैप्टर के अंदर का, ठीक है, चैप्टर के अंदर का डिडक्शन। ये जो मैं बात अभी कर रहा हूँ ना सर, ये डिडक्शन मतलब जो लोगों ने सेक्शन 10 पढ़ा था सर, याद है ना, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 भी डिडक्शन होता है। मे भी रोशनी ज्योति आप लोग को याद होगा, एग्री इनकम, यस फिर पार्टनर्स का है इनकम, दादा। है ना, सेक्शन 10, वेरी वाइटल एरिया। तो वो डिडक्शन जो होता है ना, वो डिडक्शन इनकम टैक्स का डिडक्शन है। इसके साथ अभी इसको कंफ्यूज ना करना, आस्था वो डिडक्शन चैप्टर करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, मैं शेयर करूंगा। तो डिडक्शन अलाउएबल जो है सेक्शन 16 में कहा गया है, एंड डिडक्शंस नॉट अलाउएबल के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है यहाँ पर, एंड अदर प्रोविजंस के बारे में सेक्शन 17 में कहा गया है। अदर प्रोविजंस के बारे में सेक्शन 17 में कहा गया है। तो बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि इनकम टैक्स के बारे में कितना, कौन सा सेक्शन से कहां तक बताया गया, 15 से 17। ये मतलब ज्यादा पॉपुलर वर्ड है कि सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 के अंदर इनकम टैक्स का चर्चा किया गया है। सर ये सेक्शन कैसे समझ में आएगा? सर वेट करो, मैं सारा का सारा बताऊंगा ना। अच्छा अच्छा, फिर थोड़ा सा मैं ये बाकी सेक्शंस आप लोग गो थ्रू कर सकते हो आराम से, लेकिन मैं थोड़ा बता दूं थोड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। हाल ही में कंप्लीट किए 22 से लेके 27 तक में बताया गया सर, ठीक है। इसमें चार्जिंग सेक्शन 22 है, डिमिंग प्रोविजन 25A एंड 27 है, डिडक्शंस 24 है, डिडक्शन नॉट अलाउएबल 25 है, अदर प्रोविजंस 23 एंड 26 है। इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस का जो हेड है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, ये सब चैप्टर बाद में करेंगे, तो इसका डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। अभी तो बस मैं सेक्शन बता रहा हूँ 28 से लेके एकदम, इसको बोला जाता है सर 44 सॉरी 44 बोल दिया, 44 AD 44 AE तक कहा गया है सर, 44 AE 44 AD तक कहा गया है, ठीक है। तो 28 से लेके 44 ADA AD AE, तो वेरी वेरी फेमस फंक्शन सेक्शन बात करूंगा सर जब जब हम लोग बीपी पढ़ेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे सर कैपिटल गेन हेड, मतलब कैपिटल एसेट बेच के जो गेन होता है। कैपिटल एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, आपके घर में ज्वेलरीज वगैरह है, ये सब बेच के अगर किसी को कुछ अर्निंग हो जाता है ना, तो उसका भी हिसाब किताब सरकार देखता है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी जैसे भाड़ा लगा के होता है ना सर, कि घर का रेंट दे दिया, ठीक है, कोई दुकान रेंट पे दे दिया, कोई घर है वो रेंट पे दे दिया, ठीक है, वो हाउस प्रॉपर्टी में। बिजनेस एंड प्रोफेशन तो समझते हो, ठीक है। कैपिटल गेन मतलब आपका कोई कैपिटल एसेट हो, उसको कैपिटल गेन में ट्रांसफर करना। एंड लास्ट हेड इज सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो कहीं नहीं आता है वो अदर सोर्स में आता है, जैसे कि कंपनी से डिविडेंड कमाना, लॉटरी से पैसा जीतना, कौन बनेगा करोड़पति जीतना, पजल गेम, हॉर्स रेस जीतना, ठीक है, कार्ड खेल के जीतना, कोई भी और तरीका का जीतना, ठीक है, डिविडेंड इनकम करना, और कोई भी इनकम जो किसी, ये बाकी 4 हेड में जिनको जगह नहीं मिला उनको जगह अदर सोर्स में मिल जाता है। और उसका सेक्शन 56 से लेके 58 में कहा गया है। कैपिटल गेन के बारे में 45 से लेके 54 तक इसके बारे में जिक्र किया गया है सर। सर इतना सारा क्या जान के क्या होगा? सर वही बता रहे थे कि एज ए कंसल्टेंट, एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर, जब आप लोग अपने आप को किसी कंपनी के लिए काम करो या फिर अपने अपने फार्म बना के काम करो, ये दोनों ही करना होता है नॉर्मली, ठीक है। या तो अपना खुद का प्रोफेशन बना लो या फिर किसी कंपनी के बिहाफ में काम करो, तो आपको सारा का सारा सेक्शंस का नॉलेज
होना चाहिए सर। क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, यू हैव टू नो दिस थिंग्स। एंड बहुत अच्छा एक्सपोजर है सर इनकम टैक्स का एंड जीएसटी ऑल्सो। तो ये सब आपको जानना है। लेकिन सर अभी का चर्चा कहाँ चलेगा? अभी का चर्चा तो 15 से 17 तक का चलेगा। ठीक है सर। अच्छा, एक बात बता दूं, मैं आस्था को बताऊंगा कि आस्था इनकम टैक्स का ना एक इंट्रोडक्टरी एरिया है। ठीक है, इनकम टैक्स में एक इंट्रोडक्टरी एरिया है जिसमें ना हर चैप्टर का ना एक ओवरव्यू मैंने करवाया। वो करने के बाद ना आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि एक चैप्टर, मतलब एक चैप्टर इन द सेंस ये जो एक जो हेड्स है ये क्या बताते हैं, इसके अंदर का क्या खेल है, क्या बताते चाहते हैं, वो मैं वहाँ पर चर्चा किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में अभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सैलरी एकदम फ्रेशली स्टार्ट करूँगा, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, ओके सर, चलो सैलरी ठीक है सर। ठीक है, सैलरी से स्टार्ट करेंगे सेक्शन 15 टू 17 के बारे में। आई थिंक सबको दिमाग में समझ में आ गया ना सर? इंडिया का इनकम बढ़ाना है कि नहीं है? आपको बता दूं, इंडिया में इनकम टैक्स का परसेंटेज सुनोगे सर, इनकम टैक्स कलेक्शन परसेंटेज सुनोगे इंडिया का, आप लोग चौंक जाओगे। चलो दिखाते हैं आपको, इनकम टैक्स कलेक्शन इन इंडिया। ये देखो सर, परसेंटेज वाइज 3 लाख करोड़ रेवेन्यू फॉरगॉन इन फाइनेंशियल ईयर 20, एक सेकेंड, 6.2 लाख करोड़, बहुत ही कम है सर, मतलब परसेंटेज वाइज। सीरियसली, बिकॉज मतलब इंडिया में ना अभी भी बहुत लोग टैक्स भरता ही नहीं है, इनकम टैक्स भरता ही नहीं है। मतलब परसेंटेज इतना खराब है, 3% 4%। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स मॉपअप डिप्स 4.92%, आप देख सकते हो। हार्डली 4-5% हम लोग टैक्स भरते हैं। मतलब 130 करोड़ की आबादी में, 135 करोड़ की आबादी में हार्डली 4-5% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। समझ में कुछ आ रहा है सर? मतलब आप स्कोप समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, इतना कम लोग भरते हैं। अब कितना लोग भर सकते हैं? अगर सीरियसली, अगर 135 करोड़ का, 135 करोड़ जो भी है, 130 करोड़ का अगर 5% इनकम टैक्स भरता है सर, आप इमेजिन कर सकते हो कि यही अगर 5% का मतलब कितना हो जाएगा? 130 करोड़ का 5% कितना अमाउंट हो जाता है सर? मतलब कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन? बोलो सर, 130 करोड़ का 5%, 6.5 करोड़ हार्डली। हाँ सर, यही परसेंटेज अगर एटलीस्ट 20% के आसपास पहुंच जाए तो भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा बात है, बिकॉज ये जो पैसा चाहिए ना देश को, वो उनको मिलेगा सर। सर सब तो पॉलिटिशियन खा जाता है, अरे सर खाने के बाद भी कुछ तो ज़्यादा होगा, उस पर तो काम बनेगा ना सर, ऐसे ही नहीं सब खा जाता है। तो फिर चाइना से लड़ेंगे कैसे, पाकिस्तान से लड़ेंगे कैसे, फिर हम लोग अपने के देश के अंदर हॉस्पिटल्स स्कूल कॉलेजेस क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? कुछ तो होता है, हाँ ज़रूर करप्शन इज़ देयर, बट करप्शन भी कम हो जाए भगवान करे, और देश का मतलब इम्प्रूवमेंट भी आ जाए। तो टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो सर, टैक्स तो इम्पॉर्टेंट है, बट एक एक हिसाब किताब सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इनकम टैक्स में क्या पढ़ने वाले हैं? सैलरी। सैलरी, इनकम अंडर द हेड, इसको ऐसे बोलते हैं सर, इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, सेक्शन 15 टू 17 के बारे में बोलना है। ठीक है सर, ओके सर, आपने कह दिया, हम लोगों ने सुन लिया। ज्योति, समझ में आ रहा है ना बाबू? बोल। यस सर। ओके, तो यहाँ पर सीखना क्या क्या है? मेनली आइडेंटिफाइंग द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन सैलरी इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स, द मीनिंग ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, अलाउंस क्या होता है, पाक्विजिट्स क्या होता है, ये सभी सैलरी का अंदर आता है सर। अलाउंस, पाक्विजिट्स बात ही होंगे सर। वेरियस रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। सिर्फ सैलरी, जो लोग जो भी जॉब में काम करते हैं ना, सैलरी से काम करता है जो जॉब करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जॉब जो करते हैं वो एक्चुअली उनको सैलरी मिलता है। इंसान को दो ही चीज़ करना होता है ना सर, या तो वो जॉब करेगा, हाँ सर, या तो वो जॉब करेगा या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड बनेगा ना। तो अगर आप खुद का काम खुद करते हो तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और अगर आप किसी और के बिजनेस में जाके उसका बिजनेस को संभालते हो, मैं तो कहता हूं कि इंसान को एक ही चीज़ करना होता है, दैट इज़ बिजनेस।
अब शायद ये बात सबको मानेगा नहीं, लेकिन मेरा तो मानना ही है। लेकिन फिर भी जॉब में क्या होता है सर, जब आप किसी दूसरे का बिजनेस को टैकल करते हो, वैसे मेरा कहने का मतलब यही है कि एक्चुअली एक्चुअल में क्या है, किसी और का बिजनेस हैंडल करने को ही जॉब करते हैं ना सर। जब हम लोग किसी दूसरे के बिजनेस पे जाते हैं, उसका बिजनेस का जो भी पर्टिकुलर काम हमें दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड जॉब। और जब वही काम हम खुद के लिए करते हैं तो उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या मैं बहुत गलत हूं सर? बोलो। इनको मिलता है प्रॉफिट, इनको मिलता है फीस, इनको मिलता है कमीशन, अलग अलग मिल सकता है। ठीक है, इस पे चर्चा बाद में करेंगे जब हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर करेंगे ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले के लिए है। लेकिन जॉब वाले जो होते हैं सर, उनका सैलरी कैलकुलेशन होता है। तो अगर किसी के घर में सैलरीड पर्सन हो, उनके लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी है। और किसी भी क्लाइंट, सैलरी वाला क्लाइंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, इनका टैक्स तो बहुत इजीली सरकार को मिल जाता है, बिकॉज सैलरीड पर्सन का हिसाब किताब जो होता है ना सर, मतलब वेरी इजीली अवेलेबल होते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशंस वाले लोग छुपा सकते हैं, सैलरी वाले लोग छुपाने का जगह नहीं है, बिकॉज इनका डेटा हर कंपनी के पास अवेलेबल है और कंपनी का डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। इसलिए अभी सैलरी वाले लोग तो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, प्राइवेट जॉब भी हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है, प्राइवेट जॉब भी हो सकता है, लेकिन इनका डेटा बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो और बहुत पॉपुलर एक फॉर्मेशन है गवर्नमेंट को टैक्स पाने का। ठीक है, टीडीएस काट लेते हैं सर, सिंपल है कि सैलरी पे करने से पहले टीडीएस, वो क्या होता है टीडीएस, वो भी चर्चा करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं सर कि ये जो सैलरी इनकम है, इसमें सारा का सारा सीखेंगे। अलाउंस क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट एरिया है। पाक्विजिट्स क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है, आइडेंटिफाई द अलाउंस विच आर एग्जेम्प्ट एंड पाक्विजिट्स विच आर टैक्स फ्री। मतलब ऐसे ऐसे अलाउंसेस है जो एग्जेम्प्टेड होता है, ऐसा भी पाक्विजिट्स है जिसमें टैक्स नहीं लगता। सर क्या है ये अलाउंस, क्या है पाक्विजिट्स, क्यों दिया जाता है सैलरी वाले को, और क्या काम करता है ये, वो भी तो चर्चा का विषय है। डिटरमाइन द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब सर बेसिकली जो कंपनी में जो बंदा जॉब करते हैं, वो कभी ना कभी तो रिटायर करेगा। आप लोगों को पता है ना, ये प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेंशन मिलता है। आप लोग सुने कि नहीं सुने, बोलो ना सर। प्रोविडेंट फंड, पेंशन, सुने कि नहीं सुने? हेलो, बोलो सर। हाँ सर। ईपीएफ, पेंशन, हाँ, ठीक है, ग्रेचुइटी, ये सब वर्ड तो सुने होंगे आप लोग। ग्रेचुइटी मिला है, पीपीएफ में पैसा डाला है, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है, पेंशन के लिए पैसा मिल रहा है। ये सब जो बातें कर रहे हैं ना सर, ये सबको हम लोग बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर बात करते हैं। किस में बात करते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब बंदा जॉब भी करेगा, फिर वो रिटायरमेंट के बाद उसका कैसे चलेगा, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो इसलिए रिटायरमेंट बेनिफिट भी देता है, लेकिन वो भी तो सैलरी का पार्ट है, वो भी तो सैलरी का पार्ट है। तो क्योंकि वो भी सैलरी का पार्ट है, तो भी उसका भी हिसाब आपको सीखना पड़ेगा। फिर आ जाता है द वैल्यू ऑफ पार्क्स, मतलब हाँ, पार्क्विजिट्स के अंदर काफ़ी टैक्सेबल पार्क्विजिट्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी देखना पड़ेगा। एडमिचेबल डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। रोशनी, इनकी बोलो, आस्था, क्लियर हो रहा है ना क्या पढ़ने जा रहे हैं सर डिटेल्स में? यस सर। और सबसे लास्ट में क्या होता है कि वो जो टैक्स सैलरीड पर्सन है, उसको गवर्नमेंट के घर में कितना टैक्स जमा करना है, उसका कैलकुलेशन सबसे लास्ट वाला काम वही होगा, है ना, कि गवर्नमेंट के घर में अल्टीमेटली वो सैलरीड पर्सन को कितना टैक्स जमा करना होगा, तभी ना गवर्नमेंट इनकम करेगा सर। अरे, अल्टीमेट काम करना क्या है, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सैलरी चैप्टर पढ़ने के पीछे, कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनके घर में टैक्स जमा करना होगा। ठीक है, अब सर टैक्स जमा करना मैंडेटरी है क्या? अगर कोई देना नहीं चाहे तो हाँ, किसी के लिए मतलब मैंडेटरी तब हो जाते हैं कि अगर आपका इनकम 2,50,000 तक हो, अगर आपका इनकम 2,50,000 के अंदर ही सीमित हो। ठीक है, अगर आपका इनकम 2,50,000 क्रॉस करके नहीं जाता है, तो फिर आप आराम से बिना टैक्स देके रह सकते हो। बट अगर आपका इनकम 2,50,000 से ज़्यादा जाता है ना, इंक्रीज करता है, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, गुड मॉर्निंग रौनक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये आस्था बोल रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहे सर। ओके सर, ठीक है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो प्रोफार्मा है ना, मैं आप लोगों को
बताता हूँ सर। यहाँ पर प्रोफार्मा मैंने दे दिया आप लोगों को, लेकिन आप लोगों का एक काम रहेगा सर। ये जो पूरा प्रोफार्मा है ना, ये जो प्रोफार्मा है, आप अपनी कॉपी में प्रोफार्मा को पूरा का पूरा कॉपी कर लेना सर। सर कॉपी क्यों? सर कॉपी आपकी कॉपी में इसलिए करना ज़रूरी है बिकॉज ये सैलरी का जो भी नोट्स बनेगा ना आपका, उसमें ये होना चाहिए। तो ये प्रोफार्मा मैंने रेडी करा और मैं दे दिया आपको। मैं समझाऊंगा अभी इसको, ठीक है, लेकिन ये आपका जिम्मेदारी है कि आप इसको अपनी कॉपी में ज़रूर उठाएं, ठीक है, मतलब कॉपी में ज़रूर लिख के रखें, बिकॉज यही सब चीज़ें काम आता है सर। और सिर्फ आज नहीं सर, ज़िंदगी भर काम आने वाला चीज़ें पढ़ रहे हो सर। नॉट ओनली एक एग्जाम, ठीक है। जो लोग टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना सर, वो लोग यही चीज़ करता रहता है, ठीक है। जो चीज़ अभी आप पढ़ रहे हो, आप जब मानो कि 4 साल बाद आप प्रैक्टिशनर बनोगे या फिर कंपनी के लिए काम करोगे, मैं आपको बोलता हूँ कि यही चीज़ फिर से आपको, यही डायरी, यही कॉपी ओपन करके ज़रूरत पड़ सकता है देखने का। तो इसीलिए इतना अच्छे से इसको मेंटेन करो ताकि अपना नोट के हिसाब से ज़िंदगी भर आपके साथ निभाए। और एक चीज़ बता दो सर, नॉलेज से बड़ा एसेट कुछ नहीं होता। जो भी इंसान कमाते हैं सर, इनकम करते हैं, नॉलेज के बेसिस पे कमाते हैं। तो इसलिए नॉलेज पे ध्यान देना और अपने नॉलेज को हमेशा एक स्टेटस मेंटेन कराना सर, ठीक है। तो नॉलेज का स्टेटस मेंटेन करना भी ज़रूरी है। ओके सर, तो सबसे पहले प्रो फॉर्मा में क्या करना है, ये जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे ऐसे ही कॉपी में लिखना है, ठीक है। एकदम हेडिंग कर देना। कैसे हेडिंग करना मैं एक थोड़ा सा दिखाता हूँ, बाकी मैं समझाते हुए चलूंगा। प्रोफॉर्मा, ऐसे तो ये प्रोफॉर्मा ऑफ सैलरी है, बट जब रियल में काम करोगे सारा का सारा प्रोफॉर्मा यूजेबल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तो इसमें सारा का सारा डिटेल्स है, मतलब जो जो यूज़ हो सकता है वो सारा का सारा। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन। क्या बोलेंगे सर? स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम under the head, okay, salary for the previous year। अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है सर? करेंटली तो चल रहा है ये 31 मार्च को खत्म हो जाएगा प्रीवियस ईयर। मैं थोड़ा सा बता दूं सर, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है? कौन बताएगा सर? व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। 2021 रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 21-22। सर इनकम टैक्स में एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्रीवियस ईयर का मतलब मतलब टैक्स इज कैलकुलेटेड फॉर दिस ईयर, ठीक है। मतलब इसके लिए ही टैक्स कैलकुलेट होता है, ठीक है। टैक्स इज कैलकुलेटेड फॉर दिस ईयर एंड दिस इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। एंड असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? टैक्स एक्चुअली कैलकुलेटेड इन दिस ईयर। मतलब कुछ समझ में आ रहा है सर? टैक्स इज कैलकुलेटेड फॉर दिस ईयर, मतलब आप प्रीवियस ईयर में एक्चुअली इनकम किए थे, इसीलिए इसका इनकम का हिसाब करना होता है। तो प्रीवियस ईयर का इनकम है और असेसमेंट ईयर का मतलब होता है हिसाब करना। असेसमेंट का क्या मतलब है? हिसाब करना। तो टैक्स एक्चुअली कैलकुलेट इन दिस ईयर, ओके। मतलब असेसमेंट ईयर में क्या करोगे? इनकम को कैलकुलेट करोगे। और इनकम कब करोगे? प्रीवियस ईयर में। तो आपके लिए दोनों डेट ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर जब कैलकुलेशन का हिसाब वगैरह, मतलब आपका डेटा अवेलेबल क्या होता है? प्रीवियस ईयर का होता है। डेटा अवेलेबल प्रीवियस ईयर का होता है। असेसमेंट ईयर में सिर्फ और सिर्फ हिसाब होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर में मेरा और डिटेल्स बोला हुआ इंट्रोडक्शंस में, उसके अंदर और भी कुछ बातें हैं। प्लीज़ वो जिसने नहीं किया मैं रेफर करूंगा, ऑब्वियसली क्लास कर लेना, ठीक है, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर सारा का सारा मैंने बोला हुआ है, ठीक है। तो फिर उसके अंदर और बाकी सारा डिटेल्स भी है, तो दिक्कत नहीं होगा सर। अच्छा, तो फिर इन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो सर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर पे आपको इनकम करना है और असेसमेंट ईयर में आपको कैलकुलेट करना है। प्रीवियस ईयर में इनकम करना है, इनकम इन द प्रीवियस ईयर एंड कैलकुलेट इन दी असेसमेंट ईयर। और गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना होता है, ठीक है। असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट करो और सरकार को टैक्स पे करो, सिंपल बात। तो जैसे करेंटली करंट जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर चल रहा है ना सर,
करेंटली जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर चल रहा है वो तो चल रहा है 19-20 और 20-21, लेकिन आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे ना, जिस टाइम पे आप लोग एग्जाम में बैठोगे तब ये जो 2021 का मैंने लिखा ना, ये तब उस टाइम पे चलेगा। मतलब अभी अभी जो चल रहा है, मार्च खत्म हुआ क्या सर? बात को समझना, क्या मार्च खत्म हो गया या होने को है? हेलो एनीवन सर? होगा अभी। होने वाला है। होने वाला है। तो ये जो प्रीवियस ईयर है ना, ये स्टार्ट हुआ था, ये प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, मतलब एक्चुअली अभी 2021 खत्म होने को है। ये अगर 2021 को हम लोग असेसमेंट ईयर मान के चले, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है। इसका टैक्स पेमेंट सिस्टम वगैरह सब कंप्लीट हो गया है, जिसका बचा हुआ है शायद पेनल्टी शायद करना पड़ेगा, वो सब बात बाद में करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को एंड एंड होता है 31 मार्च को, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस ईयर है और असेसमेंट ईयर का भी सेम कॉन्सेप्ट, ये भी स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को एंड एंड होगा 31 मार्च को। आप लोग जिस टाइम पे एग्जाम में बैठोगे उस टाइम पे आपका चलेगा 20-21 का प्रीवियस ईयर, मतलब जो अभी खत्म होने को है। ये ईयर का इनकम वगैरह तो हो गया है ना कंप्लीटली, बेसिकली मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ था। 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ था और इसका एंड कब हुआ था? एंड होगा 31 मार्च 2021 को। इसके अंदर आप जो भी इनकम किए हो इसका हिसाब कब होगा सर? इसका हिसाब कब होगा? 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में, ठीक है। सिंपल बात है, इसीलिए मैंने इसको प्रीवियस ईयर, मतलब मैंने नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको ऐसे बताते हैं कि प्रीवियस ईयर मतलब आपका इनकम का ईयर, जो इस साल तो खत्म होने के बाद, ये फाइनेंशियल ईयर के बेसिस में होता है, नॉर्मल कैलेंडर ईयर के बेसिस में नहीं होता है। ये साल तो खत्म होने को है, तो प्रीवियस ईयर में आप 1 अप्रैल से कमाते हो 31 मार्च 2021 तक जो भी कमाया उसका हिसाब किताब होगा 21-22 में। एडवांस टैक्स का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसमें बाद में बात करेंगे सर। एडवांस टैक्स मतलब जिस साल कमाते हो उसी साल टैक्स देना पड़ता है, वो क्या है वो बाद में चर्चा करेंगे। बेसिकली अभी ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो इसीलिए जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखोगे ना, जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखोगे, ये तो मैं अंडरस्टैंडिंग करा रहा था, मेरा डिटेल्स में बोला हुआ है सर इंट्रोडक्शन में। जो लोग इंट्रोडक्शन क्लास किए हैं उनको तो पता है एकदम श्योर शॉट। अच्छा सर, यही सब छोटा छोटा बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है। अच्छा, तो ये अंडर दी हेड सैलरी असेसमेंट ईयर 21-22 क्यों बोला, समझ में आया ना सर? कि जो भी 20-21 में कमाएंगे, ओके, उसका हिसाब असेसमेंट ईयर 21-22 में होगा। इसीलिए आप लोग अभी के लिए जो पढ़ाई कर रहे हो ना, मतलब जो जिस टाइम पे आप एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, ये सालों भर चेंज होता रहता है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर चेंज होगा, लेकिन करेंट के हिसाब से आपका प्रीवियस ईयर है 20-21, जब आप एग्जाम में बैठोगे उस टाइम पे असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21-22। क्वेश्चन भी इसी पैटर्न में रहता है, क्वेश्चन में डेट जैसा रहेगा आप उसके हिसाब से करना, बट दिस इज द पैटर्न जो एक्चुअली आपको नॉर्मली फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे स्टेटमेंट को ऐसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। अंडरलाइन करके आपको क्या करना होता है सर? एक पर्टिकुलर होता है और अमाउंट का कॉलम होता है सर। अब पर्टिकुलर एंड अमाउंट, अब पर्टिकुलर में आपको अलग अलग पर्टिकुलर, जैसे सैलरी में क्या होता है, आपको सबसे पहले देना पड़ता है बेसिक, ठीक है, ये देखो बेसिक सैलरी, ठीक है। तो ये बेसिक सैलरी क्या होता है? बेसिक सैलरी वो भी बात करना है सर ना, बेसिक क्यों बोल रहे हैं, इसके साथ और क्या जोड़ते हैं? बेसिक सैलरी एकदम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई सवाल ना रहे। बेसिक सैलरी, ठीक है, कुछ अमाउंट होगा इसका, बेसिक के साथ क्या ऐड हो जाएगा सर? फीस एंड कमीशन, बोनस, अलाउंसेस, ठीक है। तो इस तरह से ऐड हो जाएगा, तो ये ए हो गया, फिर ये फीस एंड कमीशन, ठीक है। अगर आपको सैलरी के साथ साथ कुछ कमीशंस भी मिलता है तो फीस एंड कमीशंस उसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना? तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट को मेंटेन करके कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। ऑलरेडी प्रोफॉर्मा मैंने आपको दे के रखा, उसी को मैंने अभी पढ़ाना है मुझे। समझ में आ रहा है ना सर कि कैसे कॉपी करोगे? बस यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर लिख के रख देना, ठीक है। बाकी प्रोफॉर्मा है, लेकिन जब एक्चुअली क्वेश्चंस पूछेगा ना तब आपको स्टेटमेंट के हिसाब से उसको लिखना है, तो उस टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का मेंशन करना जरूरी हो जाता है। जो रियल में जो भी टैक्स फाइलिंग होता है ना सर, टैक्स फाइलिंग के टाइम पे भी वैसा ही करना होता है। ओके
बाकी आप लोगों का इंस्टीट्यूट वगैरह जो है ना, लाइक CS, CMA तीनों इंस्टीट्यूट जब रिटर्न फाइलिंग का कोचिंग करेगा आपको, मतलब ट्रेनिंग देगा, कंप्यूटर ट्रेनिंग, कोचिंग मतलब कंप्यूटर ट्रेनिंग देगा, उसमें भी आपको जो मैं अभी सिखा रहा हूँ वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एकदम डिट्टो वैसा वाला। ठीक है, अगर आपका अभी नॉलेज ठीक है तो जब आपको IT ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा ना, तो आप उसको फटाफट एकदम अपने अंदर ले पाओगे। ठीक है, जैसे अभी CMA का बहुत लोग कर रहा है, ठीक है, तो उसमें भी IT ट्रेनिंग वगैरह होगा, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग भी सिखाया जाएगा। ठीक है, किसी किसी का मोस्ट प्रोबेबली मैं सुन रहा था हो गया है, किसी किसी का अभी बाद में होने वाला है, CMA वाले का। ठीक है, CS में अभी तक कुछ मतलब जिनका चल रहा है वो चल रहा है, बहुत लोगों ने किया नहीं अभी तक, बाद में करेगा। तो जब करेगा ना, सभी को सीखना पड़ेगा सर, यही सब तो है जो आप लोगों को सीखना तो पड़ेगा, और साथ में एनालिसिस भी। ओके, तो बेसिक सैलरी में कुछ भी एक अमाउंट आएगा, फिर उसके साथ क्या ऐड करना है सर, फीस और कमीशन। सर सैलरी के साथ फीस कमीशन ऐड क्यों कर देंगे सर? ऐड इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज आपका जो सैलरी का इनकम है वो तो आपका है ही। सपोज आप एक LIC कंपनी में, किसी भी एक LIC कंपनी में काम करते हो, मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो उसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी देता है। अरे बोलो ना सर, सपोज आप काम करते हो तो फिर आपको सैलरी मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब आप फुल टाइम देते हो तो आपको एक मंथली सैलरी 20,000 का देता है। कितना देता है सर? 20,000 का मंथली सैलरी। ठीक है, साथ में अगर आप उनको, मतलब जिस कंपनी के लिए आप काम करते हो, ये आप हो शायद, ठीक है, आप हो, तो आप अगर 20,000 पर मंथ में काम करते हो तो 20,000 हो गया आपका बेसिक सैलरी। लेकिन अगर आप फीस और कमीशंस भी आपको मिलता है, क्यों? अगर आप किसी का मतलब कोई क्लाइंट जुगाड़ करके अपने ही बॉस को देते हो, तो बॉस को तो कुछ मिलेगा ही, ऑब्वियसली बॉस तो कमाएगा ही, लेकिन आपको भी कुछ फीस एंड कमीशन मिलेगा, तो वो अमाउंट भी आपका ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि फीस कमीशंस को सैलरी के साथ क्यों लिया जा रहा है? बोलो सर। यस सर। ओके ओके, वेट करो सर, अभी धीरे धीरे बोमा आएगा। बोमा मतलब समझते हो, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट जिसको देख के आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया। एकदम चिंता का विषय नहीं है, जितना सारा कॉन्सेप्ट हो सकता है सब चर्चा होगा। ओके सर, बोनस भी मिलता है ना? अरे बोनस मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर। मोस्ट प्रोबेबली देखना, अच्छा इसका जो कैलकुलेशन होगा, नॉर्मली सैलरी का ये कैलकुलेशंस आपको एनुअल लेवल में कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेकिन जब सम्स करेंगे अभी, ठीक है, क्वेश्चंस मतलब कैलकुलेट करने एनुअल बेसिस में, लेकिन क्वेश्चन में आपको मंथली सैलरी भी दिया रह सकता है, ध्यान रखना। हाँ सर, मंथली सैलरी गिवन रह सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो आपको एनुअल बेसिस में ही सॉल्व करना होता है, बिकॉज आपका टैक्स पेमेंट तो एनुअल पेमेंट है ना सर। टैक्स क्या मंथली पे करते हैं? इनकम टैक्स क्या लगता है सर? इनकम एनुअल टैक्स क्या? पेमेंट। हाँ, एनुअल इनकम टैक्स एनुअल पेमेंट है, तो फिर एनुअल इनकम पे ही उसका हिसाब होगा। ठीक है, इसीलिए अगर गिवन क्वेश्चंस में गिवन है मंथली, तो आपको उसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें? एनुअल पे। और डायरेक्ट एनुअल दिया हुआ है तो फिर एनुअल को लेके ही काम करना है। अच्छा, मैं बोनस के बारे में एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या बोनस मंथली होता है? क्या बोनस पर मंथ होता है? हाँ पर सर। ईयर। हम्म, बोनस पर ईयर होता है। ईयर। यस। ईयर, इनकी बता रहे ईयर होता है। आस्था, रोशनी, इन लोगों को क्या लगता है? आस्था क्या लगता है तुम्हें, बोनस क्या होता है? बोनस वंस है यार, कुछ ओकेजनली कुछ अगर मतलब कुछ बेनिफिट सॉर्ट ऑफ कुछ मिलता है उसको बोनस बोलेंगे। हाँ, मतलब जैसे कि अगर वेस्ट बंगाल में जो लोग हो उनको पता होगा कि हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम पे बोनस मिलता है ना। हाँ हाँ, हाँ, दिवाली के टाइम पे। दिवाली के टाइम पे, दुर्गा पूजा के टाइम पे, कंपनी टू कंपनी वैरी करता है, बट मैक्सिमम वेस्ट बंगाल का जो भी स्टेट गवर्नमेंट लेवल में जो लोग है, प्राइवेट लेवल में भी मैक्सिमम लोग दुर्गा पूजा के टाइम पे ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे वो बोनस इसलिए दिया जाता है बिकॉज वो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो फिर इसलिए। बाकी ऑल ओवर इंडिया में दिवाली के टाइम पे मिलता है, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया में दिवाली बड़ा फेमस है। बिहार में छठ के टाइम पे मिलता होगा, महाराष्ट्र में गणपति भैया के, मतलब गणपति के टाइम पे मिलता होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेट पे, जैसे साउथ में जाओगे तो पोंगल के टाइम पे मिलता होगा, ठीक है, कहीं पर गुड़ी पड़वा के टाइम पे मिलता होगा, तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बट
बोनस तो वंस इन ईयर ही होता है। वेरी गुड सर। तो ऐसे अगर बोनस मंथली मंथली नहीं ढूंढना है, ठीक है, सैलरी मंथली, फीस मंथली, ठीक है, बोनस भी मंथली, ऐसा नहीं। फीस कमीशन मंथली नहीं होता, वो या तो वन टाइम होता है या तो टर्नओवर के बेसिस में होता है। जब क्वेश्चंस करवाएंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ये टर्नओवर के बेसिस में होता है, मतलब आप कितना सेल करवाया कंपनी का, ठीक है। टर्नओवर के ऊपर परसेंटेज में हो सकता है, या फिर फिक्स्ड कमीशंस भी होता है। परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और फिक्स्ड कमीशंस, दोनों में से कुछ भी एक रहेगा, ठीक है। याद रखना, मैं अभी से बोल रहा हूं ताकि जब सम्स कम करे तो उस टाइम पे आपके दिमाग में आ जाए। फीस कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर भी होता है और फिक्स्ड भी होता है, ठीक है। बोनस तो वंस, एक ही बार होता है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट, अब सर बात करने जा रहे हैं सर अलाउंस। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं, बेसिक, फीस कमीशन, बोनस, फिर आ जाएगा सर अलाउंसेस। अलाउंसेस में क्या है, सबसे पहले तो बता रहे सर डियरनेस अलाउंस। सर डियरनेस अलाउंस मीन्स मतलब ये ना आपको अलाउंस इसलिए मिलता है कि ये थोड़ा, ये रेगुलर बेसिस में मिल सकता है, ठीक है, एनुअली। ये सैलरी के साथ ऐड करके ही दिया जाता है। अलाउंस देने के पीछे मेन रीजन होता है कि आप अपने मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड के साथ अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब वो जो भी जॉब होता है ना सर, तो जॉब में अलाउंस होते हैं, पाक्विजिट्स होते हैं। पाक्विजिट्स और बड़ा बेनिफिट के लिए, अलाउंस और पाक्विजिट्स पे थोड़ा फर्क है। जैसे कि एक सिंपल बात, कुछ अलाउंस देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा। आप कहीं पर जॉब करते हो, कंपनी आपको एचआरए दे रहा है, वेरी वेरी वाइटल कॉन्सेप्ट सर। एचआरए क्या है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्यों बोला सर, हाउस रेंट मतलब कि आप कहीं पर रहते हो, आपका रेंट कौन देता है, आपका कंपनी आपको देता है। लेकिन सर आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आपका रेंट अगर कंपनी आपको दिया तो क्या ये आपका सैलरी के अंदर नहीं आ गया? हाँ, ये नॉट द प्योर सैलरी, बट ये अलाउंस भी तो आपका सैलरी इनकम के ही अंदर आ जाना चाहिए ना। या फिर क्या बोलेंगे, नहीं मेरा एम्प्लॉयर ने मुझे गिफ्ट किया है क्या, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। हेलो, आप लोग बात समझ पा रहे हो? अगर वो बंदे को अपने पॉकेट से जेब से भरना पड़ता तब तो उनका खर्चा है, लेकिन ये तो अपने जेब से खर्चा नहीं करना पड़ता है, ये तो कंपनी उसको दे रहा है। मतलब वो घर कहीं पर भी रह सकता है, लेकिन कंपनी उसको घर दे रहा है। बात समझ में आ रहा है सर? बोलो। Yes, sir. ठीक है, ओके। से फॉर एग्जांपल ये है घर, आपको कहीं पर घर को रेंट ले लिया आपने, चलो बहुत बढ़िया है, आप घर को रेंट पे ले लो। ये घर को आपने रेंट पे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप रेंट पे लेते हो, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस पे लेते हो। ये अलाउंस आपको कंपनी ने दिया, अब इसका हिसाब किताब भी है सर। ऐसे नहीं कि रेंट पे दे दिया तो फिर रेंट का जो खर्चा आप कर रहे हो वो सारा का सारा सैलरी में जुड़ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। इसका हिसाब क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुन लो। वीवीआईपी पॉइंट है सर, वीवीआईपी पॉइंट। सिर्फ एचआरए से भी क्वेश्चंस पूछता है, ओनली एचआरए से भी सवाल कर लेता है, डायरेक्ट सवाल कर सकता है। तो यहाँ पर क्या रूल बता रहा है सर, जो भी आपको अलाउंस मिलेगा, सपोज आपको मिल रहा है 15,000, ठीक है, से फॉर एग्जांपल, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड मतलब मैं आपको इसका क्वेश्चन जब कराऊंगा डिटेल्स में बताऊंगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड मतलब आप कितना एचआरए एक्चुअली रिसीव कर रहे हो। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड। अब ये सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा ये भी मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि ये सैलरी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका 10% लेंगे, जो अमाउंट होगा वो इधर लिखेंगे। रेंट पेड जितना करोगे माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड मतलब जैसे कि अगर 19-20 में है तो 19-20 का, 20-21 का है तो 20-21 का, जैसा जैसा होगा उसके हिसाब से आपको रेलिवेंट पीरियड मेंटेन करना है। रेलिवेंट ये नॉर्मली 10 महीने का होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे आगे इसका चर्चा होगा। तो ये रेलिवेंट पीरियड का सैलरी उसका 10% और रेंट पेड जो अमाउंट होगा, या फिर नहीं, और एक है सर 50% ऑफ सैलरी। ध्यान से सुन रहे हो ना सर, बहुत वाइटल पॉइंट में चर्चा कर रहे हैं। 50% ऑफ सैलरी इफ यू आर इन, अगर आपको घर का एकोमोडेशन कहाँ मिल रहा है, अगर मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, ठीक है, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी है अपने इंडिया में, ठीक है, ऐसे तो 8 है, बट जो 4 बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है मतलब बिग सिटीज, ठीक है, जहां पर सुविधाएं थोड़ा ज्यादा मिलता है, 50%, लेकिन वहां पर खर्चा भी ज्यादा हो सकता है ऐसे मान्यता है। 50% ऑफ सैलरी इफ एकोमोडेशन इज लोकेटेड इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ये 4 बिग सिटी है इंडिया का। इसके अलावा और भी 4 है, जैसे में पुणे आ जाता है,
आपका बैंगलोर भी आता है, हैदराबाद भी आता है और अहमदाबाद भी आता है। लेकिन इन चारों को ये न्यू 4 मेट्रोपॉलिटन है, लेकिन ये जो ओल्ड 4 मेट्रोपॉलिटन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी भी ये 4 ओल्ड मेट्रोपॉलिटन को ही लेता है सर। आपको दिमाग में आ सकता है नहीं सर अभी तो 8 मेट्रोपॉलिटन है, नहीं सर ठीक है, इट्स ओके, बट इनकम टैक्स के हिसाब से मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो याद रखना सर, हाँ, तो कोई भी जगह दे दे और वो जगह कलकत्ता है या दिल्ली है या मुंबई है, चेन्नई है, आपको बस इतना देखना है कि भाई कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई छोड़ के चाहे कोई भी शहर का नाम लिख दे, चाहे पूना लिख दे, अहमदाबाद लिख दे, नोएडा लिख दे, सिलीगुड़ी लिख दे, दुर्गापुर लिख दे, आसनसोल लिख दे, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो ऑन दैट केस 40% ऑफ द सैलरी इन एनी अदर सिटी फॉर द रेलिवेंट पीरियड देना है। मतलब दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के लिए 50% ऑफ द सैलरी लेना है और बाकी दूसरा सिटीज के लिए 40% ऑफ द सैलरी लेना पड़ेगा। सर लेके क्या करेंगे? सर ये देखो यहाँ पर जो 3 पॉइंट है ना, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्या, इन तीनों में से जो सबसे कम है उसको हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। याद रखना सर, मैं बाद में जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब हाउस रेंट अलाउंस में कितना अलाउंस आप लेस कर सकते हो, लेस मतलब आप अपने सैलरी इनकम में दिखा सकते हो, मतलब सैलरी इनकम के अंदर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो ये आपका देखो सर, हाउस रेंट अलाउंस का टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ से, ये लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। पहले तो आपको जितना अलाउंस मिलता है वो देखो, फिर वहां से लेस करो ये तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम होगा, मिनिमम। आई अंडरस्टैंड कि सर एग्जाम्पल से करवा देते, सर एग्जाम्पल सब करवाना चालू करूंगा ना तो एक साथ करवाऊंगा। अभी मैं इसमें प्रो फॉर्मा समझा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी एग्जाम्पल्स में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं आज प्रो फॉर्मा ही खत्म नहीं कर पाऊंगा अगर मैं हर एक पॉइंट पे एग्जाम्पल देना अभी चालू कर दूँ। लेकिन मुझे बाद में ये टॉपिक में डिटेल्स डिस्कशन आप लिख के रख सकते हो, डिटेल्स डिस्कशन होगा। ओके, डिटेल्स बाद में होगा, ठीक है। मतलब चैप्टर वाइज चर्चा करेंगे ना, मतलब एक एक टॉपिक वाइज। सैलरी में यही सब टॉपिक मेन टॉपिक है, इसलिए मैंने बोला एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ये तीनों में से जो मिनिमम है ये अमाउंट इधर आ जाएगा, फिर ये को माइनस कर दो, ये अमाउंट आपका साइड मतलब आउटर कॉलम में बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सैलरी के अंदर क्या क्या आ सकता है और कैसे आ सकता है। सबसे पहले तो आपने क्या लाया सर? बेसिक सैलरी। उसके बाद आपने क्या लाया? फीस एंड कमीशन, ठीक है, जो भी आप कमाओगे। उसके बाद आप क्या लाओगे? उसके बाद क्या लाओगे सर? बोनस लाओगे। बोनस आपको जो भी एनुअली मिलता है वो भी, ठीक है। फिर उसके बाद अलाउंस का एरिया आ जाता है। अलाउंस में बहुत सारा तरीका है, जिसमें सबसे फेमस जो तरीका था, मतलब जो फेमस अलाउंसेस है उसमें से एचआरए एक फेमस अलाउंस में माना जाता है, ठीक है। उसका कैलकुलेशन कैसे होगा ये मैंने आपको बताया। फिर वो जो भी अमाउंट होगा, अच्छा डियरनेस अलाउंस एक फिक्स्ड अमाउंट में चलता रहता है हर मंथ का, ठीक है, पूरा साल भर का, वो भी आपको ऐड करना है। और फिर एचआरए ऐड कर देना है आपको, ठीक है, एचआरए भी आपको ऐड कर देना है। तो ये सब सैलरी के अंदर आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे इनकम आपको मिलता जाएगा, आपको उस इनकम को अपने इनकम के अंदर जोड़ता जाना पड़ेगा। और फिर सरकार को अपने इनकम के ऊपर क्या देना है सर? टैक्स देना है। अच्छा सर बोलो सर, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं कि सर क्या कर रहे हैं, Yes, क्यों sir. कर रहे हैं? Yes, sir. रोशनी, ज्योति बोलो, रौनक, आस्था, आस्था बोल, क्लियर हुआ तेरे यस को? सर। हाँ दादा। हाँ सर। ओके, लेकिन सर अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत कुछ है अभी चलेगा सर, लंबा लाइन है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मैं आज सारा का सारा अलाउंस के बारे में बात कर लूंगा, एक प्रोफार्मा में जो जो आता है मैं सब बताऊंगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अभी सब अलाउंस में डील कर रहे हैं सर, मैं बाद में आपको फिर से रिकॉल कराऊंगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक ही बार सुन लो और ध्यान में रख लो कि क्या क्या चीजें जो डायरेक्ट सैलरी के तौर पे नहीं शो करता है लेकिन सैलरी इनकम के अंदर आ जाता है। डायरेक्ट सैलरी के अंदर शो नहीं करता, डायरेक्ट तो सिर्फ बेसिक सैलरी बताएगा। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर अगर आपको कुछ भी बेनिफिट देता है तो वो बेनिफिट भी आपका इनकम हो जाना चाहिए, यस और नो। अगर आपके एम्प्लॉयर आपको हाउस रेंट दिया तो वो आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन वो बेनिफिट को क्या आप अपने इनकम नहीं मानोगे? बोलो सर। एचआरए आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप कहीं पर घर लेते हो और उसका रेंट आपको मिलता है, आप कहीं पर भी जॉब करने गए हो, तो क्या वो रेंट आपके लिए बेनिफिट नहीं है? तो क्या उसको सैलरी इनकम के अंदर लेना नहीं चाहिए? लेकिन पूरा का पूरा नहीं ले सकते, उसका कुछ हिसाब है, वही हिसाब ही करते हुए चल रहे हैं। फिर जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, जैसे कि मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये जो सैलरी है ना सर, ये सैलरी में दो बंदा होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉय। एक बात मैं कह दूँ थोड़ा बीच का, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट में शायद मुझे बता देना चाहिए था। ये एक मोटा बंदा है, ठीक है सर। मोटा क्यों सर? मोटा इसलिए क्योंकि इसका पेट बढ़ चुका है, थोड़ा उम्र भी हो चुका है, 40 के प्लस, ठीक है, 40 प्लस बंदा होगा कोई, ठीक है, जो क्या है सर, कंपनी का बॉस है,
अरे बाप रे, ऐसा बॉस? ठीक है सर, बॉस, हुकुम का सिक्का बॉस, ठीक है, जैसे बोलेगा वैसे काम कर लेना। सर आप लोगों को हंसी आ रहा है, आप हंस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सूखा सा बंदा, सूखा बंदा मतलब ये अभी अभी इसको नौकरी मिला है, बंदे को जो भी कहा जाएगा वो करने के लिए रेडी है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा पतला करके नाच तो रहा है, जॉब मिला है, जॉब मिला है, ठीक है। कौन है सर? ये एम्प्लॉय है और ये एम्प्लॉयर है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप में ही तो सैलरी होगा ना, तो सैलरी का मतलब ही होता है कि व्हेन देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है, और जो भी मिलेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को। अच्छा, यहाँ पर कौन किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं? कौन किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं? कौन बताएगा? आस्था बताएगा, आस्था बता कि कौन किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को? क्या लगता है? एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को, थैंक यू सर, ठीक है। ये जो एम्प्लॉय है यही इसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर। और बदले में एम्प्लॉयर क्या करता है सर? बदले में एम्प्लॉयर क्या करता है? बोल। रेम्यूनरेशन या बाकी बेनिफिट्स देता है। रेमुनरेशन एंड बाकी बेनिफिट्स देते हैं, वेरी गुड सर। तो इसको रेमुनरेशन, थैंक यू, एंड बेनिफिट देते हैं। तो वही सर, यही चीज़ एक्चुअली हम लोग सैलरी में अभी डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे सिर्फ सैलरी देता है तो वो तो बेसिक सैलरी है, फीस है, बोनस है, कमीशन है, तो सब ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ बेनिफिट के तौर पे भी दिया जाता है, लेकिन उसको भी सैलरी में इंक्लूड करने का कुछ तौर तरीका है। वही तौर तरीका को समझने के लिए, जैसे कि अलावेंस, ठीक है, जैसे कि अलावेंसेस है, जैसे कि पार्क्विजिट्स है, ये दोनों बहुत तंग करेगा सर सैलरी में, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सैलरी एंड पार्क्विजिट्स ये बहुत डिस्टर्ब करेगा आप लोगों को, लेकिन डिस्टर्ब होना भी चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रेमुनरेशन के बीच में रहेगा उतना ज़्यादा आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रियल लाइफ केसेस है, ठीक है जी, क्योंकि रियल लाइफ में अलावेंस पार्क्विजिट्स का डिमांडिंग है, ठीक है। जब आप ही लोग जब जॉब करने जाओगे ना, तो आप ही लोग सपोज मानो कि आपको बैंगलोर में नौकरी मिला है, ठीक है, तो अगर कंपनी आपको बोलता है कि भाई कंपनी आपको एकोमोडेशन देगा, कंपनी अगर आप या तो एकोमोडेशन देगा या फिर अगर आप अपना रूम खुद ढूंढ लेते हो कंपनी आपको रेंट पे करेगा, तो आप हैप्पी होंगे कि अनहैप्पी होंगे? क्या लगता है? अगर आपको कंपनी रेंट पे करेगा, हाउस रेंट अलाउंस देगा, तो आप हैप्पी हो जाओगे या अनहैप्पी हो जाओगे? हैप्पी। ऑब्वियसली हैप्पी हो जाओगे, है ना, बिकॉज ये बेनिफिट है आपके लिए। अब ये बेनिफिट है तो फिर आपको ये इसका टैक्स का सिस्टम में भी आपको आना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो जितना एक इंसान को जॉब करने के टाइम पे जितना बेनिफिट, जितना तरह का सिस्टम है, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करने के टाइम पे अनहैप्पीनेस उतना इसलिए बढ़ जाता है बिकॉज दिमाग बहुत खाता है सर। बिकॉज इतना बेनिफिट मांगता क्यों है और कंपनी देता क्यों है? आप ही लोग जब जॉब करने जाओगे आप लोग बोलोगे बेनिफिट दो, लेकिन जब आपको कैलकुलेशंस करने बोलेगा आप बड़ा तंग हो जाओगे, भाई इतना कैलकुलेशन याद रखना होगा। बेसिकली हार्डकोर रियलिटी है, जो वास्तव में देखा जाता है उसी को करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। चलो सर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब सर आप लोग अभी छोटे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ साल बाद, 5 साल 10 साल बाद आप लोग और बड़े हो जाओगे, शादी करोगे, बच्चा होगा, बच्चा का स्कूल भी होगा, ठीक है, तो आप ऐसे कंपनी में काम करना पसंद करोगे जहां पर आपके बच्चे का स्कूलिंग का अलाउंसेस भी आपको मिले? बोलो सर, ऐसी कंपनी में काम करना ऑब्वियसली पसंद करोगे जहां पर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिल जाए? हाँ सर, जरूरी नहीं है? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, अच्छा इंकी ने बताया बिल्कुल, ठीक है सर। तो बेसिकली फील करो, फील करके पढ़ो तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन हिसाब क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के केस में आपको कितना तक आप मैक्सिमम लेस कर सकते हो, बाकी अमाउंट इनकम पे आ जाएगा। जो अमाउंट आपको टोटल मिलेगा, सपोज आपको एक अमाउंट मिल रहा है दैट इज कुछ 10,000 के आसपास मिल रहा है, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जैक्ट कुछ बताने तो जस्ट एजम्पशन बेसिस पे, अगर आपको 10,000 का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, मतलब आपका बच्चा लोग जो भी है वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं। सर हम लोग अभी छोटे हैं, बच्चा बना दिया आप लोग मेरे को, सर अंडरस्टैंड करो, आप किसी और के लिए सोचो, ठीक है, किसी और के लिए सोचो, आपके क्लाइंट के लिए सोचो। तो 10,000 का आपका मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन का अलाउंस आपको कंपनी पे कर रहा है, लेकिन आप माइनस कितना कर सकते हो, 100 पर मंथ पर चाइल्ड
अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। इतना तक अमाउंट आप माइनस कर सकते हो। मतलब अगर 100 करके 12 महीने का मैक्सिमम 2 बच्चा, 100 करके 12 महीने का मैक्सिमम 2 बच्चा, जितना अमाउंट होगा उतना अमाउंट आप मैक्सिमम लेस कर सकते हो। बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब मेन इनकम के अंदर आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम के अंदर जुड़ जाएगा। ये जो आउटर साइड कॉलम में क्या बन रहा है, ये आउटर कॉलम में क्या बन रहा है सर? क्या खिचड़ी पक रहा है ये आउटर साइड कॉलम? ये इनर कॉलम है कि आउटर कॉलम? हाँ, ये आउटर कॉलम में खिचड़ी ये पक रहा है कि ये सारा का सारा इनकम टैक्सेबल है, ठीक है। और ये इनर कॉलम तो अपना एडजस्टमेंट करते हुए चलता है सर, ठीक है। इनर कॉलम आपको एक्चुअली एडजस्टमेंट बता रहा है कि भाई इसका हिसाब ऐसे होगा, उसका हिसाब वैसे होगा, ठीक है, बस इसका बात कर रहे हैं। और आउटर कॉलम बेसिकली खिचड़ी पका रहा है कि भाई जितना टैक्स आपको इनकम में ऐड करना चाहिए, ठीक है। ओके सर, आप लोग तो सभी चीज समझ जाते हो। यस सर। ओके, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस याद रहेगा? ज्योति बोल, याद रहेगा ना ये वाला? रोशनी? यस सर। यस सर। सर फिर देखो सर, अब बच्चा लोग हॉस्टल में रहता है, ठीक है, स्कूल के हॉस्टल में रहता है। तो स्कूल के हॉस्टल में रहेगा, अगर आपको कंपनी अलाउंस पे करेगा उसके लिए, रहने के लिए, तो आप खुश हो जाओगे? यस और नो? हाँ सर, खुश क्यों नहीं होंगे, बट कितना खुशी मिल सकता है आपको? बात यही है, खुशी तो ठीक है बट खुशी का हद कितना है? चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस तो कंपनी आपको पे कर रहा है, वेरी गुड सर। लेकिन आप कितना अमाउंट तक एग्जेम्प्ट मिलेगा आपको, कितना अमाउंट तक टैक्सेबल नहीं बनेगा, ये आपका खुशी का, यही आपका बेसिकली खुशी है, ठीक है। आपका हैप्पीनेस यही सब है, ठीक है, कि जितना अमाउंट अब लेस हो जाएगा, ये लेस अमाउंट एक्चुअली आपको हैप्पीनेस देता है, और ये पेड अमाउंट आपको अनहैप्पीनेस देगा, ठीक है सर। सर हैप्पी अनहैप्पी क्यों? ऑब्वियसली किसी को भी पे करने में हमेशा पिंच करता है, ठीक है, कुछ भी बोलो सब तक सब ठीक है, जब भी पेमेंट का बात आता है मैक्सिमम केस में लोगों को थोड़ा चिंता हो जाता है। लेकिन सर चिंता नहीं करना चाहिए, जो करना है वो तो करना है, ठीक है। से बोलता है कि कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो भी हो। अब हैप्पी अनहैप्पीनेस आपके ऊपर, आपके मेंटेलिटी के ऊपर वो कोई नहीं चेंज कर सकता, वो सिर्फ आप समझ सकते हो। लेकिन 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। कुछ समझ में आ रहा है सर? मतलब ये पेमेंट आपको करना नहीं पड़ेगा, आप हैप्पी हो गए, लेकिन ये पेमेंट आपको करना, यहां से माइनस करके जितना होगा ये टैक्सेबल में आ जाएगा। अब ये अमाउंट आपको पे नहीं करना है, इसका भी बाद में हिसाब होगा, ठीक है। ये तो बस टैक्सेबल अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्सेबल, टैक्स पेड नहीं सर, टैक्सेबल मतलब उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। टोटल, एक्चुअली ये टोटल इनकम कैलकुलेट हो रहा है, सिंपल बोले तो ये सब टोटल इनकम कैलकुलेट हो रहा है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। वो भी डिपेंड करेगा बेसिक लिमिट के अंदर है या नहीं है, सारा का सारा खेल है। ओके, तो फिर समझ में कुछ आया सर? 300 पर मंथ पर चाइल्ड याद रहेगा? अगर मानो कि आपको यहाँ पर मिल रहा है कितना मानो सर, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मतलब कितना मैक्सिमम लेस कर सकते हो? 300 इंटू 12 इंटू 2, तो 12 3 36 2, कितना हो जाएगा? 7200। मैक्सिमम लेस अमाउंट आपका हो सकता है 7200। कंपनी सपोज आपको पे कर रहा है 12000, ठीक है, कंपनी आपको पे कर रहा है 12000, आप 12000 से 7200 लेस कर दो, बाकी अमाउंट आपका टैक्सेबल सैलरी के अंदर आ जाएगा। बोलो सर, CHA क्लियर है? ये CEA था, ये CHA आ गया, क्लियर है? बोलो। यस सर। ओके सर, नेक्स्ट सर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। सर ये भी तो इम्पोर्टेंट है, कंपनी में काम करते हो और कंपनी अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस देता है तो इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंस ही है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको जितना मिलेगा उतना तो पहले आप शो करो, फिर वहां से आप लेस कितना कर पाओगे। ध्यान रखना सर एक एक पॉइंट पे। 3200 पर मंथ इन केस ऑफ ब्लाइंड और डीफ। अगर आप अंधा हो, डीफ हो, ठीक है, बोल नहीं पाते, ठीक है, डाम हो, ठीक है, डीफ डाम, अंधा काला, और क्या बोलते हैं बंगाली में, हम लोग बंगाली में बोलते हैं बोबा, मतलब क्या बोलते रे बोबा को? बोबा मतलब जो बोल नहीं पाता, ठीक है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, एंड देख नहीं, गूंगा। गूंगा, हाँ वेरी गुड सर, गूंगा, ठीक है। तो अंधा काला गूंगा, ठीक है,
तो देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, अगर ऐसा क्या कोई है, या फिर ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड है, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज मीन्स हैंडीकैप्ड है, इनके लिए 3200 तक 3200 पर मंथ का छूट है सर। नॉर्मल लोगों के लिए कोई छूट नहीं है, जितना अलाउंस मिलेगा पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसे हैं जो चैलेंज्ड है सर, ठीक है, ब्लाइंड, डीफ, डम, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, तो फिर उनके केस में 3200 पर मंथ, मतलब 3200 इंटू 12, ठीक है, इतना अमाउंट जो होगा वो अमाउंट लेस हो जाएगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल होगा। इंटरेस्टिंग है ना, याद रहेगा ना सर? बोलो सर, ये सब चीजें याद रहेगा? यस और नो? अरे बोलो सर। यस सर। यस सर, याद रहने वाला चीज़ है, अगर आप इंटरेस्ट के साथ याद करोगे, क्यों नहीं याद रहेगा? ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद करना। टैक्स इज ऑल अबाउट प्रोविजन सर, टैक्स का प्रोविजन आपको याद रखना है। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस में पहुंच गए हम लोग। एंटरटेनमेंट अलाउंस सर, एंटरटेनमेंट करोगे बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है एंटरटेनमेंट में। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एंटरटेनमेंट है उसमें कुछ छूट मिलता है, बाद में आएगा, लेकिन नॉर्मली एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल है, मतलब टोटल इनकम के साथ ऐड हो जाएगा। नॉर्मल एंटरटेनमेंट अलाउंस टोटल इनकम के साथ ऐड हो जाएगा। वेरी गुड सर। सर अदर अलाउंसेस इंक्लूडिंग, अदर अलाउंसेस इंक्लूडिंग ओवर टाइम अलाउंसेस, अगर आप ओवर टाइम करते हो तो कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, सर सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस क्या है, कुछ बता सकते हो कोई? सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस ये क्या है, किसी के दिमाग में चल रहा है? सीसीए कौन बताएगा? सपोज आप कोलकाता में अभी हो, ठीक है, कोलकाता में कंपनी आपको पे करता है 50,000, आपका जॉब ट्रांसफर हो रहा है बैंगलोर में, सेम कंपनी सेम काम, आपको क्या लगता है सर बैंगलोर में आपको कितना मिलेगा, 50,000 या उससे ज़्यादा? बोलो। ज़्यादा। क्यों? वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कोलकाता से कंपैरेटिवली हाई है। थैंक यू सर, इसीलिए समझ में आ रहा है ना सर? तो ये सिटी का लिविंग इंडेक्स से पता चल जाता है। सबको समझ में आ रहा है ना? रोशनी, आस्था, समझ में आया कि नहीं? सिटी कॉम्पेंसेटरी अलायंस मतलब समझ में आ रहा है ना? रौनक समझ में आया? तो फिर यहाँ पर अगर आप बैंगलोर में जाते हो, हाँ दादा। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर अगर कोलकाता में अगर आप हो तो जो घर में आप रहते हो, सपोज एक 2 BHK के घर में आप यहाँ पर रेंट पे रहते हो, वेरी गुड। अब 2 BHK के घर का कोलकाता में ठीक ठाक, मतलब रिजनेबल अगर मैं बोलूँ ना सर, 10,000 से 12,000 में आपको कोलकाता में 2 BHK मिल जाएगा। क्या बैंगलोर में ये पॉसिबल है? 2 BHK 10,000 से 12,000 कितना अमाउंट पड़ सकता है? किसी को एनी आइडिया? एनी आइडिया किसी को भी? हाँ दादा, 2 BHK मोटा मोटी 25,000। चलो मैं 20 मान के चलता हूँ, ठीक है, मैं 20 मान के चला, ठीक है। तो यह देखो सर, ये 2 BHK कोलकाता में अगर आपको 10 से 12,000 का मिल जाएगा, बैंगलोर में वही घर आपको लेने के लिए 20,000 का पड़ सकता है। तो यहीं पर आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जा रहा है, मतलब बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो जा रहा है, ठीक है। ऊपर से बैंगलोर का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी ज़्यादा है कॉम्पेयर टू कोलकाता, ठीक है, बस का फेयर हो, मेट्रो का फेयर हो, सारा का सारा, ठीक है, कोलकाता से ज़्यादा ही है। रहने का खर्चा ज़्यादा, जब भी जहाँ पर भी रहने का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर आपको सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिलेगा सर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। आज के डेट में कहा जाता है कि कोलकाता एक बहुत बड़ा गांव बन चुका है। सुनने में खराब लगता है आमादेरी कोलकाता, बट सीरियसली कि ऐसे कहा जाता है, क्यों जानते हो? बिकॉज लैक ऑफ कंपनीज, लैक ऑफ जॉब, लैक ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉइज। स्किल्ड तो है बट वही राजनीति के शिकार है हम सब कोई। सीरियसली आप लोग सोच पाते हो कि नहीं पाते, आई डोंट नो, बट सीरियसली यहाँ पर ना इनोवेशन खत्म हो रहा है, मतलब बंगाली कल्चर का जो इनोवेशन था, आई डोंट नो कहाँ गायब हो रहा है, क्योंकि इनोवेशन नहीं है। बात बात में सिर्फ आंदोलन, बात बात में सिर्फ यही, अब कोई कंपनी आना नहीं चाहता। मुझे एक चीज़ में गुस्सा ये होता है, गुस्सा किस बात का आता है जानते हो? कि अगर बड़े बड़े कंपनीज बैंगलोर पहुंच सकता है, हैदराबाद पहुंच सकता है, पुणे पहुंच सकता है, ठीक है, दे कैन बी इन पुणे, दे कैन बी इन बेंगलुरु, दे कैन बी इन चेन्नई, दे कैन बी इन हैदराबाद, ठीक है, बट
वाई दे डोंट वांट टू कम इन कोलकाता? क्या प्रॉब्लम है कोलकाता में? ऐसे बंगालीज तो एडुकेशन के लिए जाने जाते हैं सर, मतलब शिक्षित हो भद्र लोग, मतलब शिक्षित हो, मतलब वर्ड हमेशा बंगालीज के सामने लाया जाता है। मेन प्रॉब्लम इज द पॉलिटिकल प्रॉब्लम। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस रहता है ना यहाँ पर, और इसके कारण इवन एजुकेशन क्वालिटी को भी खराब किया जा रहा है। मतलब ये बोलने में खराब लग रहा है एज ए बंगाली, एज ए बंगाल का होने के कारण, मतलब क्योंकि बंगाल मेरा मदरलैंड है, तो बहुत खराब लगता है मुझे। गुस्सा इस बात का होता है, जेलस फील होता हूँ सर, कि ये लोग अगर अपना स्किल को डेवलप कर सकता है, कोयम्बटूर सिर्फ एक जगह नहीं है, मतलब साउथ में सिर्फ एक जगह नहीं है, कर्नाटका, बैंगलोर और केरला मिला के, तमिलनाडु मिला के, इतना सारा, कोझिकोड, मैंगलोर, हर एक सिटी में कोई ना कोई कंपनी कुछ ना कुछ करे जा रहा है सर। इसीलिए देयर लिविंग स्टैंडर्ड इज ऑल्सो हाई। मतलब मैं इसलिए बताना चाह रहा था लिविंग स्टैंडर्ड हाई क्यों है। सिंपल बात है, अगर आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर, गूगल का हेडक्वार्टर, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिस, अगर जो भी आप देखना चाहोगे ना आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। सिंपल, ये देखो, अगर मैं यहाँ पर जस्ट लिखूँ कि गूगल ऑफिस इन इंडिया, मतलब मैं सिंपल बोलना चाहता हूँ कि गूगल ऑफिस इन इंडिया जैसे मैं लिखता हूँ, मे भी दिल्ली में भी एक है, नोएडा में भी देखा था, ये देखो कुछ मुझे मिला, ये गूगल हैदराबाद, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर गूगल जैसा कंपनी का ऑफिस यहाँ पर रहेगा ना, तो एक क्या है कि इस जगह का रेंट में काफ़ी हायरिंग आ जाता है, बिकॉज बड़े बड़े कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है। एक कम्पिटिटिवनेस के कारण वहाँ का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है, और मार्केट वैल्यू के कारण हर चीज़ का दाम भी थोड़ा महंगा ही होता है, लेकिन लोगों का इनकम भी बढ़ता है, ऑब्वियसली लोगों का इनकम भी बढ़ता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंडिया से, मतलब कोलकाता में गायब है, ठीक है। पता नहीं ये दिन फिर से कब देखने को मिलेगा कोलकाता में, आज नहीं तो कल हो जाए, भगवान करे। ये डिपेंड करता है सर, ये बंगालीज पे डिपेंड करता है, बंगाल के लोगों पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहे हैं अपने स्टेट के लिए, कि जो है उनके पास क्या वो उसको कुछ काम पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा। मतलब एक एडुकेशन ही है जो बंगालीज मतलब अपने पास जिंदगी भर रखा था, अब पता नहीं वो एडुकेशन, वो स्किल फिर से कब आएगा और कंपनी भी फिर से आएगा। जो भी हो सर, आप समझ गए, इतना काफ़ी है। राजनीति का चर्चा नहीं करना है। नहीं सर, मैं आपको राजनीति नहीं समझा रहा था, मैं थोड़ा सा आपको इतना समझाने का कोशिश कर रहा था। क्या मैं राजनीति कर रहा था? एकदम नहीं सर। कोलकाता से बैंगलोर का लिविंग स्टैंडर्ड हाई क्यों है ये बताने का मैं कोशिश कर रहा था, जेन्युइन रीज़न बता रहा था, ठीक है। बस एक टाइम था सर, अप टू 1960 तक, अप टू 1960 कोलकाता इंडिया का सबसे महंगा शहर हुआ करता था। आपको सुन के अच्छा लगेगा जो लोग कोलकाता के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। अप टू 1960 तक कोलकाता इंडिया का सबसे बेहतर सिटी हुआ करता था, सबसे आधुनिक, सबसे मॉडर्न, हर चीज़ का, मतलब एकदम टॉप क्लास। अमिताभ बच्चन को भी जॉब पाने के लिए कोलकाता आना पड़ा था सर, आप समझ सकते हो ना, ठीक है। तो ऐसा था कलकत्ता। वैसा कलकत्ता फिर कब आएगा, आई डोंट नो सर। ओके, चलो सर, अलाउंस खत्म हो गया, तभी थोड़ा सा मैं कहानी सुना रहा था। आप लोगों को कुछ समझ में आया सर? अलाउंस देख लिया आप लोग? बोलो सर। ये मेन अलाउंसेस है, ठीक है। दीज आर दी मेन अलाउंसेस जो ज़रूरी होता है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, अदर अलाउंसेस में भी कुछ अलग आ सकता है, ओवर टाइम अलाउंसेस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, एटसेट्रा, ठीक है। और भी कुछ होगा तो मैं आपको क्वेश्चंस कराते वक्त करा दूंगा, बट मेन तो यही सब है। ओ सर बोलो, अलाउंसेस क्लियर है? तो फिर मैं पाक्विजिट समझाऊंगा अभी। हेलो। यस सर। ओके, टैक्सेबल पाक्विजिट्स में बात करते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, सर उस एक 2 मिनट पहले बात कर रहे थे हाउस रेंट अलाउंस पे, ध्यान देना बात पे, हाँ। अलाउंस पे बात कर रहे थे तो HRA पे बात कर रहे थे, बट यहाँ पर जैसे आ गए सर पाक्विजिट्स पे आ गए ना। पाक्विजिट्स ना थोड़ा और एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ठीक है। मैक्सिमम केस में पाक्विजिट टैक्सेबल ज़्यादा होते हैं, मतलब मैक्सिमम टैक्सेबल पाक्विजिट्स हो जाते हैं, मतलब वो और थोड़ा बेनिफिट। जैसे हाउस रेंट अलाउंस में आप घर ले रहे थे, कंपनी रेंट पे कर रहा था। HRA में घर आप ढूंढ रहे थे, कंपनी जस्ट पे दी रेंट, कंपनी जस्ट पे दी रेंट, वो जस्ट रेंट पे कर रहा था, मतलब आपको पेमेंट रेंट का अलाउंस दे रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको वो तो रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है, मतलब आपको घर भी दे रहा है, वो भी रेंट फ्री, तो थोड़ा और बेनिफिट नहीं हो गया? अरे बोलो, बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ?
ज्योति? यस सर। यस ना? और ज़्यादा बेनिफिट हो गया। द वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसका एक टोटल अमाउंट होगा, ठीक है, वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज। अब ये एकोमोडेशन कौन किसको दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है एम्प्लॉइज को। सर यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, हाँ, गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट दे रहा है अपने एम्प्लॉइज को। अमाउंट का हिसाब थोड़ा अलग होता है। लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, तो जो अमाउंट होगा उसका लाइसेंस फी डिटरमाइन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। इससे से लेस क्या करना है? रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर। रेंट कौन पे करेगा? रेंट फ्री तो एम्प्लॉय के हाथ में है, बट एम्प्लॉयर के हाथ में पेमेंट तो होगा ना सर। जो भी घर मेंटेन करेगा उसको तो पेमेंट करना होगा। तो रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर, हाँ सर याद रखिएगा, एम्प्लॉय के हाथ में रेंट फ्री है बट एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं। रौनक ध्यान देना बात पे। लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, लेस करना है एक्चुअली रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। ये अमाउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू होता है वो वैल्यू आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें और भी कुछ बातें देखना है सर। देखना क्या है? देखो ध्यान से देखो, और भी कुछ पॉइंट है। इफ एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब जो एकोमोडेशन आपको मिल रहा है सर, वो एकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर का खुद का हो तो where the accommodation is provided by any other employer, ठीक है, any other employer, where the accommodation is provided by any other employer, ठीक है। तो पहले तो गवर्नमेंट था, ये ऊपर वाला केस समझ में आ गया, ये गवर्नमेंट का केस था। ये नंबर, ये सभी रेंट फ्री, इसको हम लोग प्यार से, जैसे उसमें एचआरए बात कर रहे थे ना, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं आरएफए। क्या बोलते हैं सर? आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है, प्यार से बोलते हैं आरएफए। तो आरएफए का पहला केस था, ये केस 1 था, जिसमें गवर्नमेंट का एकोमोडेशन मिल रहा था गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। अब बात करेंगे, अभी घर का एकोमोडेशन कौन दे रहा है? गवर्नमेंट छोड़ के दूसरा कोई एम्प्लॉयर, मतलब अभी एम्प्लॉयर गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट छोड़ के दूसरा कोई, ठीक है, मतलब प्राइवेट होगा, मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट में प्राइवेट आ जाएगा। ध्यान से सुनना सर। सर क्यों बार बार ध्यान ध्यान कर रहे हो? ऐसा कर रहे हैं कि नींद आ जाएगा। अच्छा ठीक है, नींद नहीं लेना है, सुनो सुनो। इफ एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, अच्छा ध्यान से क्या सुनना है, सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख, अगर शहर का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है 2001 सेंसस के हिसाब से, सिटी का पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख एज पर 2001 की सेंसस, मतलब जिसमें जनगणना हुआ था सर, ठीक है। 15% of the salary in respect of the period of occupation minus rent recovered from the employee। हिसाब थोड़ा अलग हो गया। अच्छा सर 25 लाख के ऊपर का शहर क्या क्या हो सकता है? क्या लगता है? 25 लाख के ऊपर का शहर क्या क्या हो सकता है? बताओ सर, कुछ तो बताओ। मेट्रो सिटीज। ऑब्वियसली सिटीज इन इंडिया पॉपुलेशन ओवर कितना? 25 लाख, 25 लाख। दादा Obvious- यूपी আছে मुंबई আছে। मार खाएगा। यूपी कोई सिटी है क्या? सिटी ना इन जनरल बोलছি। नहीं, सिटी के बारे में कहा गया है यहाँ पर, स्टेट के बारे में नहीं। स्टेट का पॉपुलेशन तो 25 लाख से ज्यादा सभी स्टेट का आ जाएगा। कौन सा स्टेट की 25 लाख का पॉपुलेशन नहीं होगा? हर स्टेट में না इन जनरल বললাম, তাহলে মুম্বাই বলতাম কেন? नहीं, मुंबई सही बोला है तू, बट यूपी इज नॉट सिटी। बात ध्यान से समझना। আমি ओके, বুঝতে পেরেছি তুমি স্টেটস এর কথা বলছো না। हाँ मतलब एक्चुअली प्रोविजन जो है वो स्टेट के ऊपर नहीं है ना, इसीलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ। सिटीज हैविंग पॉपुलेशन नॉट स्टेट्स, ओके, इसीलिए तो मैं दिखा रहा हूँ। मुझे पता है किसी किसी को थोड़ा दिक्कत होता है ये सब में, स्टेट एंड सिटी को दिक्कत कर लेता है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो मोटा मोटी देखो यहाँ पर लिस्ट ऑफ मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमरेशन इन इंडिया। चलो मैं थोड़ा दिखा दूँ आप लोगों को, समझ में आ जाएगा। ये मेन तो जो है ये तो गैलरी देख के ही समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो सर, मुंबई, ऑब्वियसली मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, जयपुर, ठीक है। ये सब जो सिटीज के बारे में हम लोगों ने बात किया, 10 आ गया यहाँ पर। ये देखो पॉपुलेशंस का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। 2001 के हिसाब से बोला है सर, प्रोविजंस 2001 के हिसाब से है, लेकिन लेटेस्ट सेंसस 2011 में हो गया। लेकिन क्या आपको 2001 देखना चाहिए 2011? प्रोविजंस बता रहा है 2001, तो 2001 ही देखना चाहिए, ठीक है। जैसे मुंबई का पॉपुलेशन करीब 1,64,34,1,60,60, ठीक है। दिल्ली 1,20,20,
28, कोलकाता 1,32 करोड़, बाप रे। चेन्नई का 65 लाख, काफी अच्छा है ना सर। चेन्नई में पॉपुलेशन का सिनेरियो काफी लोअर है, ठीक है। 65,60,242, वेरी गुड सर। बैंगलोर है 57 लाख पे, हैदराबाद है 57 लाख पे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा लिस्ट काउंट करा रहा हूँ थोड़ा सा। हेलो, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? है दादा। यस सर। अहमदाबाद 45 लाख, पुणे 37 लाख, सूरत 28 लाख, जयपुर 23 लाख, कानपुर 27 लाख, लखनऊ 22 लाख। अच्छा चलो, लखनऊ नीचे है सर, 22 लाख का है, तो लखनऊ 25 लाख के ऊपर का सिटी नहीं है, ठीक है। कानपुर से है। तो बेसिकली इंडिया में करेंटली 2001 के हिसाब से, 2001 के हिसाब से है 11, लेकिन 2011 के हिसाब से, 2011 के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब एक्चुअली जो रिसेंट ट्रेंड का जो है उसमें आपका आ जाएगा 29 लाख। लखनऊ, लखनऊ आ जाएगा, लखनऊ। नागपुर भी आ जाएगा 24, नहीं ठीक है, लखनऊ लास्ट, ये तो 24 लाख का है। लखनऊ इज द लास्ट 12, एज पर 2011 12 है, और एज पर 2000 ये 11 है, ठीक है। एक ही शहर बड़ा है सर, वो 25 लाख के अंदर कैटेगरी में आया है। ओके, एक आइडिया मिला है सर। बाकी आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे दो, उसके नीचे वाला पॉपुलेशन का भी आप लोग एक बार ध्यान रख लो। सिटी देख के आपको समझ में आ जाएगा रियल लाइफ में। उसके नीचे में आपको आ जाएगा नागपुर आ जाएगा, ठीक है। लखनऊ, नागपुर, गाजियाबाद, इंदौर, कोयम्बटूर, कोची, पटना, कोझिकोड, भोपाल, त्रिशूर, ठीक है, कन्नौर, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। दीज आर द सिटीज जो आपका 25 लाख के नीचे 10 लाख के ऊपर है, ऐसा, ठीक है। ऐसे सिटीज यहाँ पर दिखा गया है सर, ठीक है। तो मोटा मोटी ये आपको थोड़ा जानकारी चाहिए। जिनका जियोग्राफी पॉलिटिकल मैप के अंदर थोड़ा आइडिया कम है, मैं बताऊंगा सर, फॉर योर नॉलेज पर्पस एंड ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिकल का पर्पस, आप इसको थोड़ा बिल्डअप ज़रूर करना। जिसको कम है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनको पता है नो इशू। अच्छा, तो फिर सिटीज हैविंग पॉपुलेशन 25 लाख से ऊपर, आपको समझ में आ गया सर। 11 सिटी है करेंटली इंडिया में ऐसा। 15% ऑफ सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 25 लाख के ऊपर आपको सिटी अगर आप भूल भी जाओ चलेगा, लेकिन ये रूल नहीं भूलना चाहिए कि 25 लाख के ऊपर जाएगा तो 15% ऑफ सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन माइनस क्या करना है, रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब अगर एम्प्लॉय से कुछ भी रिकवर्ड होता है वो माइनस कर देना चाहिए, तो वो अमाउंट आपका एक्चुअल में इधर आ जाएगा। इफ एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। और पॉपुलेशन अगर है 25 लाख से ज्यादा। अच्छा, सिटीज हैविंग पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा पर 25 लाख से कम, मैंने ऐसा भी वाला आपको दिखाया। 10 लाख से ज्यादा पर 25 लाख से कम 2001 के हिसाब से। इन दैट केस 15% ऑफ सैलरी था ना सर, 15% ऑफ सैलरी चेंज होके हो जाएगा 10% ऑफ सैलरी। कितना हो जाएगा? 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। सेम टू सेम इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। एंड बाकी दूसरा कोई भी शहर हो, ठीक है, 10 लाख से 25 लाख से बाहर जो भी शहर हो, शहर होने से ही होगा, सिटी होने से ही होगा। ऐसे इंडिया में 3 तरह का सिटी काउंट होता है, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 1, टीयर 2, ठीक है। 1 2 3 3 तरह का सिटीज एक्चुअली होता है, ठीक है। जो सबसे छोटा वाला होता है उसको टीयर 3 सिटीज बोलते हैं सर। 7.5%, टीयर 3 सिटीज के केस में 7.5%, उसी हिसाब से बना हुआ है। टीयर 1 मतलब 25 लाख से ज्यादा वाला, टीयर 2 मतलब 10 से 25 लाख वाला, और टीयर 3 मतलब 10 लाख से नीचे वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7.5% ऑफ सैलरी रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है। ये सारा अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आप माइनस कर सकते हो। मतलब बेसिकली ये हिसाब क्या हो जाएगा सर, ये जो भी आपका अमाउंट दिख रहा है वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब वैल्यूएशन करके वो आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट के इस हिसाब से होगा। अगर आप where the accommodation is provided by any other employer तो 25 लाख का केस अलग, ठीक है, 25 लाख का हिसाब अलग, 10 लाख से 25 लाख का हिसाब अलग, ठीक है। सब अलग अलग केसेस होगा सर, ऐसा नहीं कि सब एक केसेस हो जाएगा। फिर जो अमाउंट आएगा वो वाला अमाउंट आप आउटर कॉलम में दे सकते हो। बोलो सर, रेंट फ्री अकोमोडेशन का सिटीज का हिसाब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है, किसी को दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है सर, कोई दिक्कत है तो बताओ सर, अभी बता देंगे। क्योंकि मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, एक बार सीखना है और ज़िंदगी भर याद रखना है। बार बार सीख के बार बार रिवीजन करके वो होता नहीं है सर। इट्स काइंड ऑफ, वो जैसे एक मूवी देखा ना अच्छा वाला, तो मैं कोशिश करो ना पढ़ाई को भी वैसे ही मूवी जैसे सोचने का, एक बार सीखना है और हमेशा याद रखना है, हो सकता है। बोलो सर।
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आया या नहीं आया? है ना सर? ओके। ज्योति, आस्था, आस्था बोल, क्लियर है? रौनक, हाँ इंकी, सर, गुस्सा थोड़ा सा माथा में। हाँ क्या हो रहा था? माथा में दिक्कत हो रहा था? नहीं, गुस्सा समझ में आया। अच्छा ठीक है, माथा में घुसा, ठीक है। हाँ। इंकी क्लियर है? इंकी यस सर, क्लियर है। बट सर, ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे रहा है, वो तो रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं हो सकता ना, क्योंकि अपन तो रेंट पे कर रहा है वो यहाँ पे जो अरे रेंट पे एम्प्लॉयर पे करेंगे। कर रहा है, सैलरी कौन देता है? एम्प्लॉय देता है या एम्प्लॉयर देता है? सैलरी किसको मिलता है? सर, ये माइनस रेंट रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं वो पूछ हाँ, रही हूँ। अगर बाई चांस कभी भी कोई पैसा एम्प्लॉय के पॉकेट से निकल जाता है तो वो अमाउंट लेस हो जाएगा, वही बात कर रहे हैं। अगर कभी भी एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर हो जाता है, ठीक है, हो सकता है ना कि भाई थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। मतलब एम्प्लॉय जो रेंट पे करेगा वो कभी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बन सकता अगर बाई चांस हो जाता है। इसीलिए प्रोविजंस पहले से ही बता के रखता है कि इफ बाई चांस देयर इज अ रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय अपना इनकम कैलकुलेशन कर रहा है ना, यहाँ पर सैलरी कैलकुलेशन, इनकम का कैलकुलेशन चल रहा है। अगर आप सपोज मानो कि आप कंपनी में काम करते हो और बाई चांस अगर आपके पॉकेट से ही पैसा निकल जाता है, तो ऑब्वियसली इनकम पे नहीं आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना। यस सर। तो अब तब तक खर्चा हो गया। तो अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता किसी कारण से अगर कोई एडजस्टमेंट करके रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय हो गया तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं है। ओके सर, क्लियर है। रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा, बाकी ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। इफ, अच्छा, इफ एकोमोडेशन, ये वाला चीज़ देख लो सर। इससे पहले वाला केस में क्या था? इफ एकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर। पहले वाला केस में क्या था? इतना देर से क्या पढ़ रहे थे? इफ एकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा फर्क है बट बहुत फर्क नहीं है। ये जो जो रियल में हो सकता है, घर जो मिल रहा है आपको, जैसे कि अगर आप टाटा में जॉब करते हो, ठीक है, तो टाटा कंपनी ना बहुत जगह में, जैसे टाटा कॉम्प्लेक्स जहाँ पर भी होता है ना, वहाँ पर एम्प्लॉय के रहने के लिए घर होता है, ठीक है। टाटा स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ भी बहुत सारा, मेरे खड़गपुर के आसपास भी बहुत सारा मैंने देखा कि अगर कॉम्प्लेक्स देखते हैं सर, अगर मिले तो बहुत अच्छा है। ये मतलब मैं जो आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि टाटा, जैसे मानो कि ये जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नहीं, नॉट दिस काइंड ऑफ, ठीक है, जहाँ पर भी टाटा कंपनीज होते हैं ना, काइंड ऑफ कुछ ऐसा, मतलब ऐसा ना, आपको रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स टाटा स्टील एम्प्लॉय, ये देखो, चलो अच्छा है मिल गया। ये देखो क्या दिखा है सर? रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर टाटा स्टील एम्प्लॉइज, ओके। ये एम्प्लॉय के लिए ही बनाया गया है सर, ठीक है। तो अगर ये घर कंपनी का अपना है, ओन्ड है, तो फिर वो रूल आपने देख लिया, वो 25 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा, 25 लाख तक, 7.5, और दूसरा सिटीज़ के लिए उसमें 15% का था, 10% का था और 7.5% का था। लेकिन अगर ऐसा है कि ये ओन्ड नहीं है, मतलब एम्प्लॉयर का अपना खरीदा हुआ नहीं है, वो रेंट पे लेके आपको रख रहा है, एम्प्लॉयर रेंट पे लेके आपको वहां पर रख रहा है, ऐसा भी हो सकता है। वो कंपनी कॉस्टिंग करता है सर, कंपनी कॉस्ट कर लेता है कि भाई मेरा खुद का होने से ज़्यादा खर्चा है, या फिर मैं उसको लीज में लेके रेंट में दे दूं, मतलब लीज या रेंट पे खुद लेता हूं फिर एम्प्लॉय को रखता हूं, वो ज़्यादा सस्ता है। तो जिसमें ज़्यादा सस्ता होगा वो एज पर कॉस्टिंग है। जो लोग सीएमए वाले हैं ना सर, उनको कॉस्टिंग में ये सब सीखना पड़ता है सर, ठीक है। कंपनी के लिए जब काम करेगा ना, तो कंपनी को बताना पड़ता है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताना पड़ता है, ठीक है, कि भाई बताओ कि कौन सा कंपनी के लिए सस्ता पड़ेगा, कि कंपनी ऐसा पूरा कॉम्प्लेक्स बनाए फिर उस पर एम्प्लॉय को रखे, या फिर कंपनी इसको रेंट पे ले, ठीक है, और रेंट पे लेके कंपनी उस पर एम्प्लॉय को रखे, वो डिपेंड करता है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं कि ओन करके ही करना ज़्यादा, वो डिपेंड करते हैं कंपनी का करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिकली सोचना होगा सर, प्रैक्टिकली बहुत सोचना होगा। आज एक सुबह ही एक प्रोफाइल पढ़ रहे थे, रिसेंटली जॉइंट एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, तो जॉइंट का एग्ज़ाम तो हो गया, बट मुश्किल यही है कि इंडिया में टोटल आईआईटी का जो सीट है, मैं आपको एक छोटा सा डेटा दे रहा हूँ, इंडिया में टोटल आईआईटी का सीट है कितना जानते हो?
23,000, ठीक है। जितना सारा IIT है सब मिला के 23,000 सीटें हैं, ठीक है। अब मुश्किल यही है कि लोग बचपन से सब अपना ज़िंदगी का ना, ज़िंदगी भर का सारा ना, प्रॉब्लम मैं क्यों बता रहा हूँ सर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के साथ ना लोग कनेक्ट नहीं हो पाता, और इसके कारण ना लोग एम्प्लॉयबल नहीं हो पाता। डिग्री ले लेता है, पास कर लेता है, और फिर बेकार हो जाता है। फिर बोलते हैं कि कोर्स ही खराब है, या फिर गवर्नमेंट खराब है, या फिर सोसाइटी खराब है। कैसे सोसाइटी है, नौकरी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। मुश्किल क्या है, वही एक्चुअली बता रहा था। IIT जो सबसे प्रेस्टिजियस पढ़ाई में से एक है सर, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, जरूरत पड़ने से मैं आपको शेयर करूंगा आर्टिकल, ठीक है। और एक्चुअल न्यूज़ है, मोस्ट प्रोबेबली टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स में निकला है। तो IIT का एक प्रोफेसर आर्टिकल को बताया है कि IIT में पढ़ने के लिए 23,000 सीट हर साल, जिसके पीछे करीब लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो ऐसे कहा जा रहा है कि एक सीट के पीछे, वन सीट के पीछे, पर सीट के पीछे हर साल कम से कम 200 लोग कंपटीशन करते हैं। तो सर 199 बंदे तो आउट ही हो जाता है ना सर। एक सीट के पीछे 200 बंदा कंपीट करेगा तो बाकी 199 बंदा तो आउट हो जाएगा ना। बोलो सर, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस ना। एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स है, देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब मुश्किल क्या है कि ये IIT क्रैक करने के लिए, जो ऑल इंडिया जॉइंट है, IIT क्रैक करने के लिए आजकल घर में क्या चलता है, मतलब कोई भी फैमिली में अगर आप देख लो, बच्चा जो है, मतलब जो बंदा पढ़ाई कर रहा है ना अपना करियर बनाने के लिए, मतलब कंपनी को प्रॉब्लम क्या हो रहा है वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, IIT जॉइंट क्रैक करने के लिए बंदा 14 साल की उम्र से, 14 ईयर्स के एज से सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई चल रहा है। मतलब स्टडी स्टडी स्टडी, नो स्टडी लिव, ओके, स्टडी स्टडी स्टडी, दिन रात सिर्फ पढ़ाई। इवन सोशल गैदरिंग नहीं, फ्रेंड्स नहीं, सबसे मेन चीज खेला नहीं, मतलब नो स्पोर्ट्स, नो सोशल गैदरिंग, नो स्पोर्ट्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, अगर तुम 14 साल की उम्र से 25 साल की उम्र तक सोशल गैदरिंग नहीं करते हो, स्पोर्ट्स नहीं करते हो, कोई भी खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी, कबड्डी हो, खो खो, जो भी पसंद है, अगर हर चीज में आप नो नो, ठीक है, मुश्किल क्या हो जा रहा है जानते हो? कम्युनिकेशन कहाँ से कैसे करोगे? आपके पास नॉलेज तो हो जाएगा, बट वो नॉलेज को लेके आप करोगे क्या? कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं फिर उसको बेचते हैं, तो फिर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल कैसे बनेगा? सबको एक टीम बना के काम करना होता है, जो स्पोर्ट्स सिखाते हैं सर। टीम कहाँ से सीखोगे आप? बेसिक जो क्या बोलते हैं सर, एथिक्स। लोग एथिक्स भूल जाते हैं, किसके साथ कैसे बात करना है, वो तो सोशल गैदरिंग सिखाता है ना सर, फैमिली वैल्यूज से मिलता है, वो थोड़ी ना कॉलेज में कोर्स करके मिलेगा। अब मुश्किल क्या हो रहा है कि जब कंपनी किसी को जॉब में लेना चाह रहा है ना, तो उसके पास शायद डिग्री है। ऐसे देखा गया है IIT पास आउट में से, जितना लोग IIT पास करते हैं सर, इसमें से सिर्फ 2.5% लोग एम्प्लॉयबल है सर। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, जो सच में कोई कंपनी में काम करने लायक है। बाकी जो 97.5% लोग हैं ना सर, ये लोग काम करने लायक है नहीं। फिर बाद में क्या होता है, ये जो 97.5% लोग हैं, इनको ना सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग लेना पड़ता है। क्या बोलते हैं सर इसको? सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। मतलब कैसे बात करना है, कैसे टीम बना के चलना है, प्रैक्टिकल के साथ कैसे जूझना है, फिर वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होता है। फिर जाके अगर वो 97 में से कुछ 30-40% बच्चा कुछ कर ले, बाकी 30-40% हवा हो जाते हैं, IIT पढ़ने के बाद भी हवा हो जाते हैं, और बाकी एडुकेशन का तो छोड़ ही देते हैं। लेकिन फिर भी अगर बाकी लोग, जो लोग IIT एस्पिरेंट्स है, या फिर IIT के लिए लड़ रहा है, या IIM के लिए लड़ रहा है, ठीक है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए लड़ रहा है, ठीक है, सारा का सारा मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर बेसिक ये सब चीज़ें नहीं होगा ना, तो फिर आप कभी भी प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट हो ही नहीं पाओगे। और अगर नहीं हो पाओगे, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा डेटा, मेरा भी एनालिसिस है, और दुनिया भी बता रहा है कि आप कितना भी नॉलेज ले लो, कितना भी डिग्री ले लो, मुश्किल में पड़ जाओगे। इसीलिए ये सब भी जरूरी है, जब समय के साथ साथ ये सब भी जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा हर चीज़ में प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्यों चिल्लाता रहता हूँ। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चिल्लाने के पीछे मेरा एक ही वजह होता है, बिकॉज कंपनी आपको ना हमेशा काम देने से पहले पूछेगा कि भाई इसका रियल यूज़ बताओ, इसका रियल यूज़ बताओ। जनरल नॉलेज किसी का अच्छा नहीं है IITians का, उसके लिए फिर से ट्रेनिंग, पहले जनरल नॉलेज ठीक करो। अब क्या बताऊं सर, IIT से मैं बाकी सारा का सारा स्टूडेंट सिनेरियो को बता रहा हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप लोग गुस्सा हो जाते हो, डांट दिया।
ऐसे कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा था? समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था? यस सर, पूरा समझ गए। ठीक है, मैं क्यों बता रहा था, बिकॉज ये जो नॉलेज है ना, मैं अभी जो बता रहा आपको, ये जो पॉइंट अभी डिस्कस कर रहा था कि भाई कंपनी अपने एम्प्लॉय को घर देने के लिए खुद भी घर बना सकता है और रेंट लेके भी रेंट लेके भी किसी और को रख सकता है। ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। अब इसको आप किताबी ज्ञान से अगर रटते जाओगे तो आपको याद करने में कितना टाइम लग जाएगा? शायद आप याद कर लिया, बट आप भूल भी तो सकते हो, बिकॉज सिर्फ एक तो चैप्टर नहीं है। देर इज नॉट ओनली सैलरी, देर आर लॉट्स ऑफ चैप्टर्स। और एक सब्जेक्ट नहीं है, एक एक ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट है। तो फिर इतना सारा सब्जेक्ट के अंदर अगर आप एक एक पॉइंट याद रखने जाओगे तो फिर मुश्किल में तो आप पढ़ोगे। तो कुछ चीजें ना पढ़ना है और सिक्स सेंस में थ्रू से याद रखना होता है। लोग बोलते हैं ना सर पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं होता। याद कैसे होगा? अगर आप प्रैक्टिकल के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। वो भी प्रोफेशनल पढ़ाई में तो और मुश्किल है सर। कॉलेज की पढ़ाई में 5 साल का पढ़ के चले जाओ हो जाता है, बट प्रोफेशनल लेवल में भूलने का क्या रीज़न है वही बताने का कोशिश कर रहा था मैं देख रहा हूँ सर, हर साल मेरे यहाँ से मैं देखता हूँ कि हर बैच में 5 जन 10 जन होते हैं। 10 अगर 5 जन एग्जाम में बैठते हैं तो 3 जन पास करते हैं, 2 जन फेल करता है। जो जेन्युइन है वही बता रहा हूँ। 50% 40% पास आउट रेशियो है। जहाँ इंस्टीट्यूट का 20% 25% रेशियो है वहाँ 50% हो जाता है। ठीक है, कम स्टूडेंट होता है तो थोड़ा सा पास आउट रेशियो भी उसी हिसाब से है। तो 200 जन में अगर 5 जन निकलता तो अलग बात, यहाँ पर तो 5 जन में से हार्डली 2 जन पास कर लेता है। ठीक है, लेकिन पॉइंट है कि 5 जन का 5 जन क्यों नहीं पास कर लेता? 10 जन का 10 जन का क्यों नहीं पास कर लेता? मतलब जो 10 जन में से अगर 5 निकला या 4 निकला, बाकी 6 का क्या प्रॉब्लम हो गया? प्रॉब्लम ये हो जाता है पास करने के टाइम पे कि बाकी 6 जन शायद इसको प्रैक्टिकली नहीं सोचा है, इसलिए उसको याद नहीं रहता, और याद नहीं रहता तो एग्जाम में जाके परफॉर्म नहीं कर पाता। ये मैं पढ़ाते पढ़ाते ही बताता हूँ, मुझे अलग से मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग अलग से नहीं करने का ज़रूरत नहीं है। मैं पढ़ाते वक्त क्या नीड है वो बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि आपको याद कैसे होगा। शायद आप अभी पढ़ा रहा हूँ ना, अभी शायद कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बट भूल जाओगे। बट क्या भूल जाना चाहिए? क्या आपको ये भूल जाना चाहिए कि अकोमोडेशन का केस जब भी आएगा तब 2 कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। एक जो एम्प्लॉयर खुद ओन करता है और दूसरा जो एम्प्लॉयर लीज और रेंट पे देके करता है। तो फिर दोनों का रेट का सिस्टम अलग है। जब एम्प्लॉयर खुद ओन करता है उसमें सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 25 लाख के ऊपर का सिटी है तो उसका हिसाब अलग, अगर 10 लाख से 25 लाख का है तो उसका हिसाब अलग, और बाकी सिटीज का हिसाब अलग। फिर आपको देखना है अच्छा तो फिर एकोमोडेशन अगर लीज और रेंट पे लिया है तो फिर उसका हिसाब क्या है? तो उसमें हिसाब ऐसा होता है सर, लोअर ऑफ लीज रेंटल पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी। मतलब जो लीज रेंटल एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, या फिर सैलरी का 15%, उन दोनों में से जो कम है वो लेना है, जो अमाउंट पे कर रहा है, या फिर सैलरी का 15% जो कम होगा उसमें से रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय को लेस करना है। तो बाकी अमाउंट आपका टैक्सेबल सैलरी के अंदर इनकम पे काउंट होगा। मतलब समझ में आ रहा है सर? ऐसे रटोगे मुश्किल में पड़ जाओगे, थोड़ा प्रैक्टिकली समझ रटोगे तो मुश्किल कम होगा, और कुछ नहीं। दर्द तो हर चीज़ में होता है, पर दर्द कम करने का इलाज क्या है? दवाई नहीं सर, पेन किलर से कुछ काम नहीं करेगा। पेन किलर आज खाओगे कल फिर से दर्द चालू हो जाएगा, लेकिन अगर अंदर से स्ट्रांग हो जाओगे तो पेन किलर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अरे समझ में आया कि नहीं? सर आप बोलते जाओ, हम लोग सुनते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा पाक्विजिट्स में आरएफए क्लियर है? बस इतना मुझे बता दो सर। मैंने रेंट फ्री एकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सर, मैंने इसीलिए बहुत ज़्यादा बोला इसके बारे में। जैसे एचआरए इंपॉर्टेंट था उधर, इधर आरएफए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो बोलो सर, बोलो। यस सर। ओके सर। ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉइज डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉई जो है, मतलब जो बंदा काम कर रहे हैं सैलरी पे, उसका कुछ ऑब्लिगेशन था, मतलब किसी को कुछ पे करना था, शायद टैक्स पे करना था। ठीक है, जैसे एक टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, या फिर इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। आपका ऑब्लिगेशन है, आपका ऑब्लिगेशन अगर एम्प्लॉयर पे करे तो वो फुल्ली टैक्सेबल है सर, उसमें कोई हिसाब किताब नहीं होगा। मतलब आपका पे करना है, आपका ऑब्लिगेशन है, आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मतलब आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन ये वाला बेनिफिट को तो
आपका इनकम पूरा का पूरा इनकम माना जाएगा। तो वो बेनिफिट आपके इनकम के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। भले ही आपका एम्प्लॉयर दे दिया, बहुत अच्छा किया आपका एम्प्लॉयर ने, लेकिन आपके हाथ में टैक्सेबल है पूरा का पूरा। any sum payable by the employer, any sum payable by the employer to effect an assurance on the life of the employee or to effect a contract of for annuity। सर क्या है, कुछ समझ नहीं आया, ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा ना। any sum payable by the employer to effect an assurance on the life of the employee or to effect a contract for annuity, actual expenditure incurred by the employer, जितना अमाउंट एक्चुअली वो इनकर्ड करेगा पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि अगर एम्प्लॉय के लाइफ के ऊपर एम्प्लॉय कोई अमाउंट भरता है, लाइफ इंश्योरेंस टाइप का। एन्युटी का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है ना वो बहुत वैल्यूएबल है, तो उसको कुछ भी हो जाए ये कंपनी को पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कंपनी करता क्या है कि एम्प्लॉयर क्या करता है, टू इफेक्ट एन एश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि वो की पर्सन है, तो उसके लाइफ को कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएशन है, उसके लाइफ का वैल्यूएशन कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो उसके लिए कोई वैल्यूएशन प्रीमियम भरता है, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है। एन्युटी क्यों बोला सर, बिकॉज प्रीमियम अमाउंट जो होता है ना, नॉर्मली अगर आप लोग घर पे देखोगे प्रीमियम अमाउंट जो होता है ना वो एक कुछ सिमिलर अमाउंट का होता है हर साल, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, जो भी अमाउंट हो। सपोज कंपनी जो है वो हर साल 50,000 करके एक 1 करोड़ का पॉलिसी अपने ही एम्प्लॉय के लिए करके रखा है, और वो 50,000 कंपनी एम्प्लॉय के बिहाफ में भरता है। कुछ वैल्यूएबल एम्प्लॉय होगा तभी ना, क्योंकि उसके मरने पे कंपनी को बहुत खतरा है, तो उसको जिंदा रखना है कुछ भी हो जाए, चाहे पैसा का प्रॉब्लम कभी ना हो, ठीक है। तो 1 करोड़ की पॉलिसी पे तो ये 50,000 करके जो एन्युटी अमाउंट भरता जाएगा, एन्युटी मतलब सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट, सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट, सिमिलर सीरीज ऑफ पीरियडिकल अमाउंट को बोलते हैं एन्युटी, ठीक है। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जितना एम्प्लॉयर पे करेगा वो सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल माना जाता है। सर बोलो क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया? यस सर। थैंक यू सर। ओके, अच्छा यहाँ पर एक नोट है, इन केस ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, अगर अकोमोडेशन जो मिल रहा था ना वो अभी बात कर रहे थे, द वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और हायर चार्जेस एज द केस में बी, लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉइज। मतलब वो एकोमोडेशन जो मिलता है वो फर्निश्ड भी हो सकता है, अनफर्निश्ड भी हो सकता है। तो अगर अनफर्निश्ड है तो नॉर्मल रूल है, लेकिन अगर फर्निश्ड है तो फिर जो भी फर्नीचर का कॉस्ट होगा उसका 10% ऐड किया जाएगा। तो वैल्यू विल बी इंक्रीज बाय 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और हायर चार्जेस एज द केस में भी, और उससे से बाकी अमाउंट लेस किया जाएगा। सर ये जो भी है, ये जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे ना आपको और समझ में आ जाएगा। वेट करना, बहुत कैलकुलेशन करना है। आज तो मैं बस आज के नाम प्रोविजन के नाम, आज के दिन प्रोविजन के नाम कर दिया, नेक्स्ट दिन सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन होगा। लेकिन सर अभी प्रोविजन तो मैं आज खत्म ही करूंगा, पेशेंस रखना सर। अच्छा, वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार, सर यहाँ पर आप लोग लिख के रखना कॉपी में, रेफर नोट, कॉपी में रेफर नोट करके रखना, मैं उसको अलग से लिखाऊंगा, ठीक है। मोटर कार का मतलब इतना समझ लो कि कंपनी का गाड़ी अगर आप अपने पर्सनल पर्पस में यूज करते हो, ठीक है, तो उसका हिसाब क्या होता है। गाड़ी मतलब 4 चक्का का बात चल रहा है सर, जो 4 व्हीलर कंपनी अगर आपको दे के रखा है उसका पेमेंट, उसका तेल कौन भरता है, पेट्रोल डीजल का अमाउंट कौन भरता है, ठीक है, आप भरते हो कि आपका एम्प्लॉयर भरता है, उसका हिसाब किताब, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। मोटर कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसका अलग से रेफर नोट होगा, कॉपी में लिखाऊंगा सर, ठीक है, वेट करना। ओके, अच्छा, एनी अदर पर्पसेस फॉर एग्जांपल प्रोविजंस ऑफ ए सर्विस ऑफ ए स्वीपर, ठीक है, आपके घर में स्वीपर है, गार्डनर है, वॉचमैन है, पर्सनल अटेंडेंट है, उनका खर्चा आपका एम्प्लॉयर उठा रहा है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ सैलरी पेड और पेबल फॉर सच सर्विस माइनस अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय, ठीक है, याद रखना सर। स्वीपर, गार्डनर, नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे ऐसा लिखा जाता है, घर का गार्डनर का खर्चा, या फिर जो लोग ए ग्रेडेड ऑफिसर्स होते हैं ना सर, उनका घर में ऐसे होते हैं, IAS IPS, या फिर कोई भी कंपनी का जो भी हेड है सर, मतलब CEO टाइप में जो होते हैं, उनके घर में स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, सभी का सभी खर्चा कंपनी उठाते हैं। तो हिसाब क्या बताते हैं सर, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर by way of salary paid or payable for such services minus amount paid by the employee। अगर कुछ भी अमाउंट रिकवर होगा तो अमाउंट लेस हो जाएगा, एकदम सिंपल है, कोई बकवास नहीं है। गैस इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अगर एम्प्लॉय देता है, और वाटर सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशंस ऑफ द एम्प्लॉइज,
ये भी है सेम टू सेम रूल, अमाउंट पेड ऑन दैट अकाउंट बाय द एम्प्लॉयर टू द एजेंसी सप्लाइंग गैस एंड माइनस अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय। याद रखना सर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का सप्लाई की खर्चा अगर एम्प्लॉयर देता है तो उसके लिए भी सेम टू सेम रूल फॉलो होता है, जैसे कि स्वीपर गार्डनर के केस में होता है। याद रहेगा सर? बोलो, अरे याद रहेगा? यस और नो? यस सर। सर इतना ही रहने दीजिए ना प्लीज। नहीं सर, मुझे ये कंप्लीट नहीं करेंगे ना तो नेक्स्ट दिन सम्स चालू नहीं कर पाएंगे। हो जाएगा 5-10 मिनट, हार्डली 5 मिनट रहेगा, ज़्यादा नहीं है। हो गया, अभी सब इजी इजी पॉइंट है, सुन लेना, 5 मिनट का है। अगर तुझे बहुत दिक्कत है तो फिर तू बाद में सुन लेना, और क्या बोल सकता हूँ। आज करने दे, नहीं तो क्या होगा ना, नेक्स्ट दिन मैं सम्स चालू नहीं कर पाऊंगा। प्रोविजन provisions of free or concessional education, provision of free or concessional education facilities for any member of employees household। अगर आप किसी को भी, ठीक है, प्रोविजन फॉर फ्री और कंसेशनल एजुकेशन, आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो अगर सॉरी एनी मेंबर काम कर रहे हैं, बोल दिया मैंने गलती से, कि अगर कोई भी मेंबर आपके घर में है, उनके एडुकेशन के लिए आप कुछ भी खर्चा कर रहे हैं, आप कौन कर रहे हैं? एम्प्लॉयर कर रहा है, या तो फ्री में एडुकेशन दे रहा है या फिर कंसेशनल अमाउंट में एडुकेशन दे रहा है, तो सम इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। ये माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कि एम्प्लॉय से अगर कुछ भी खर्चा आता है तो वो लेस इसलिए कर देना चाहिए होता है बिकॉज वो टैक्सेबल नहीं होता है। अगर बाई चांस सम्स में दे दिया तो उसको आपको ध्यान रखना है, रियलिटी में भी बहुत ध्यान रखना होता है। अच्छा, ये चीज़ एक बार ध्यान रखना सर, ये जो फ्री और कंसेशनल एजुकेशन के बारे में बोल रहे हैं ना सर, वेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फ्री या कंसेशनल मतलब पढ़ने का मौका मिलेगा, वो अगर एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल हो, तो जैसे टाटा का स्कूल या रिलायंस का स्कूल है ना सर, वैसा अगर उसका खुद का स्कूल है तो फिर कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशंस इन और नियर द लोकेलिटी, ठीक है, फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर द लोकेलिटी, मतलब कितना कॉस्ट लिया जाएगा, मतलब जो कॉस्ट मतलब उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेता है, नहीं नहीं, सिमिलर काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो मार्केट में नियर द लोकेलिटी में अवेलेबल है, वो उसका कॉस्ट लिया जाएगा, माइनस क्या होगा, अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। हाउएवर देयर वुड बी नो परक्विजिट्स इफ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड 1000 पर मंथ। बात समझना सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हैं कोई भी फैमिली मेंबर को, पाकविदित है, रिलायंस के स्कूल में पढ़ते हैं, टाटा के स्कूल में पढ़ते हैं, वेरी गुड। अगर ऐसा स्कूल में तो ऑटोमेटिकली पाक विजिट्स हो जाएगा, बिकॉज उनका स्कूल का खर्चा ज़्यादा होता है, इसमें तो कोई सेकेंड बात नहीं होगा, दोहराई नहीं है। बट ध्यान रखना सर, तो उसका कॉस्टिंग का एजुकेशन सिस्टम क्या रखा, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन ऑन नियर द लोकेलिटी जो है वहां से माइनस करेंगे अगर कुछ अमाउंट रिकवर होता है तो। हाउएवर देयर वुड बी नो पार्क्स, नो पार्क्स इफ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट, अगर पर चाइल्ड के पीछे 1000 रुपया पर मंथ भी खर्चा नहीं होता है तो फिर उसको पार्कविजिट ही नहीं मानेंगे, उसको पार्कविजिट से नहीं मानेंगे। क्लियर है सर ये वाला? बोलो, ये प्रोविजंस फॉर फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर एनी मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड, क्लियर है सर? अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर मेंटेन करता है और कब पार्कविजिट्स नहीं माना जाएगा, ये तीनों पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो सर, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश करो सर, आप लोग प्रोफेशनल हो सर, आप लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरीज हो, बोलो सर, सीएमए हो, बोलो। अरे कोई है कि नहीं? यस सर। थैंक यू सर। अच्छा, above perquisites are taxable only in case of specified employees। नोट देखना, कुछ perquisites है जो taxable होता है इन केस ऑफ सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में। थैंक यू सर। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को लोन देता है, वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर कंसेशनल, मतलब मार्केट में चल रहा है 10%, कंपनी दे रहा है 5%, ऐसा केसेस में इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज्ड बाय एसबीआई, एसबीआई का रेट फॉलो होता है सर, कितना इंटरेस्ट कंप्यूट होगा, इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज्ड बाय एसबीआई एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या है आप समझ गए ना सर? इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन्स फॉर सिमिलर पर्पस ऑन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, मतलब जितना आपका बैलेंस बचा हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मैक्सिमम चार्ज होगा, माइनस अगर कुछ एक्चुअली एम्प्लॉय ने पे कर दिया तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है? बस सिंपल याद रखना सर, अगर 20,000 से ज़्यादा का लोन है, ठीक है, लोन इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन एक्सीडिंग 20,000, ठीक है, अगर 20,000 से ज़्यादा का लोन है
वो भी इंटरेस्ट फ्री है, मार्केट में 10% मतलब एसबीआई का इंटरेस्ट है 10%, कंपनी पे कर रहे 5%, तो तभी उसको कंसेशनल बोल देंगे। इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज बाय द एसबीआई, किसी दूसरा बैंक का नहीं सर। एचडीएफसी क्या कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है, नॉट रेलिवेंट फॉर अस, relevancy is only on SBI. As on first day of the relevant previous year, in respect of loans for similar purpose on the maximum outstanding monthly balance, minus क्या कर देंगे, interest actually paid by the employee. Value of gift voucher, sum equal to the amount of such gift. If the value of gift voucher is below 5,000, there would be no perquisites. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है और गिफ्ट का वैल्यू अगर 5,000 से कम है तो उसको गिफ्ट नहीं मानेंगे, मतलब पार्क्विजिट्स नहीं मानेंगे। 5 से ज्यादा हो जाएगा तो पार्क्विजिट्स मान लेंगे। अच्छा, मूवेबल एसेट्स, अच्छा ठीक है, मूवेबल एसेट्स पे भी रेफर नोट लिख के रखना सर, रेफर नोट लिख के रखना, इस पे भी मैं अलग से चर्चा करूंगा। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू एम्प्लॉयर माइनस कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर मतलब डिप्रिसिएशन, अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ये इसका ये है हिसाब। लेकिन इस पे भी मैं कुछ नोट जब मूवेबल एसेट बताऊंगा तो मैं नोट में ही बता दूंगा एक्चुअल में। बस हो ही गया। लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन में क्या आ जाएगा, लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब आप कहीं पर भी कुछ छुट्टी में जा रहे हो लीव लेके, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको कुछ अमाउंट मिलता है एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में। इसमें भी आप रेफर नोट लिख के रखो, मैं इसका भी आपको नोट लिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या क्या आइटम होता है वो आइटम आज आप जान के जाओ। ग्रेचुइटी, इसका तो पूरा नोट ही लिख के रखो, ठीक है। ये सब यहाँ से चालू हो गया सर, लीव ट्रैवल, ग्रेचुइटी, अनकम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन, ठीक है, ये सारा का सारा मैं आपको नोट लिखाऊंगा, मतलब क्लास में नोट्स होगा। नेक्स्ट दिन से मैं यही सब चालू करूंगा। इसको बोलते हैं सर रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट। ग्रेचुइटी का हिसाब है, रिसीव ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होगा, मैं अभी समझाऊंगा नहीं, बस बता के जा रहा हूँ बिकॉज इसका डिटेल्स नोट होगा। रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के ग्रेचुइटी क्या होगा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीव ट्रैवल कंसेशन, ग्रेचुइटी, पेंशन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीव एनकैशमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट सवाल होता है सर, सैलरी का बहुत हाई फाई टॉपिक है ये सब एरिया, ठीक है, इसका अलग से चर्चा मैं करूंगा, नोट लिखाऊंगा आप लोगों को ईच एंड एवरी पॉइंट का, लीव एनकैशमेंट का भी। अच्छा, वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर कोई लेता है तो क्या होगा, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C, ठीक है, इसका भी अलग हिसाब करवाएंगे। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मतलब जॉब छोड़ देता है तो फिर उसके लिए कंपेंसेशन भी पे करता है कंपनी। इसका भी मुझे 10 सबसेक्शन 10B में बात करना है। ये जो भी पॉइंट में बात कर रहा हूँ ना इसको सब नोट लिखाऊंगा मैं। लास्ट में आ जाते हैं सर, सब कुछ करने के बाद ये लास्ट में चल रहा था आपका, मतलब जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्लीट होने के बाद आपका मिल जाएगा ना ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सारा का सारा रिटायरमेंट बेनिफिट है। दीज आर ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटेंचमेंट कंपेंसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट, लीव एनकैशमेंट, ग्रेचुइटी, ये सब हो जाने के बाद जिसका मैं बोलूँ ना आपका कि क्लास में मैं अलग से आपको लिखाऊंगा कैलकुलेशन वाइज, ठीक है। मैं सोचा था आज ही हो जाएगा बट आज तो मुझे प्रोविजन बताते ही टाइम चला गया सर, ठीक है। तो लास्ट में क्या मिला सर आपको, ग्रॉस सैलरी मिला। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, अब ग्रॉस सैलरी के बाद आपको क्या होगा सर, सेक्शन 16 डिडक्शंस के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन IA, ओके, सबसेक्शन IA, इसमें ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस ये बहुत बेहतर हुआ है सर। लास्ट ईयर, लास्ट 2 साल पहले था 40,000 का रूल था ये, अभी ये न्यूली हो गया सर 50,000 में भी। किसी के पास अगर कोई पुराना किताब हो तो उसमें 40,000 अभी भी दिखे, बट न्यू रूल सर 50,000 है। मैं आपको बताया ना सर टैक्स में अमेंडमेंट होता रहता है, ये लास्ट ईयर ही अमेंडमेंट हो गया था, तो याद रखना सर ये 50,000 होगा। इफ एनीवन हैव एनी ओल्ड बुक्स तो उसमें अगर 40 हो तो प्लीज मेक इट चेंज, ठीक है। या इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि ऑलवेज फॉलो लेटेस्ट नोट्स इन टैक्स। टैक्स में पुराना नोट फॉलो करना, लेकिन जो चेंज है उसको हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अगर किसी के पास भी कोई पुराना नोट है तो इसके लिए बता दिया मैंने, ये 50,000 है, ठीक है, व्हिच एवर इज लेस। अच्छा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IA माइनस अमाउंट ऑफ सैलरी और 50,000, जो भी कम होगा वो अमाउंट आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब सभी को मिलेगा सर, जो भी सैलरीड पर्सन होगा उसी को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एंटरटेनमेंट अलाउंस। हम लोग अलाउंस में पढ़े थे जो टैक्सेबल हुआ था, लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के तहत है, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। उसका क्या खेल है, जो भी आपको मिलेगा उसमें से आपको एग्जेम्पशन मिलता है। कितना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कितना है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 5,000
1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी एंड एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, तीनों में से जो कम होगा, ये तीनों अमाउंट में से जो सबसे लोअर होगा वो अमाउंट ट्रांसफर होगा इधर, ठीक है, माइनस होके ये अमाउंट इधर आउटर में आ जाएगा, ठीक है सर। सभी कुछ हो गया, लास्ट में बचा सर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स। ये भी हम लोगों ने देखा था कि ये भी पाकुदिर्स में देखा गया था सर, ठीक है, कि प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉय पे कर देता है, अगर एम्प्लॉयर पे कर देता है प्रोफेशनल टैक्स, याद होगा आप लोगों को, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर अगर पे कर देता है तो पूरा टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पेड बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, चाहे एम्प्लॉयर पे करे चाहे एम्प्लॉय पे करे, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 ये आपको टोटल में क्या हो जाएगा, ये अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल टैक्स अगर वहां नहीं है तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल टैक्स एक्चुअली टैक्सेबल सैलरी के अंदर आ जाता है। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 बस ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, अगर पहले ऐड नहीं हुआ है तो अभी ऐड हो जाएगा। तो सब मिला के आपको मिल गया सर इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब जाके सैलरी मिला सर, ये इनकम अंडर द हेड सैलरी मिला, फिर इसके ऊपर अगर आपका ये इनकम 2,50,000 से ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 2,50,000, तो इसका टैक्स लायबिलिटी होगा, टैक्सेबल हो जाएगा ये अमाउंट। अगर 2,50,000 से कम है तो नो टैक्स, लेकिन 2,50,000 से ज्यादा तो टैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट दिन कैलकुलेशन सीखेंगे तो फिर टैक्सेबिलिटी पे कैलकुलेशंस भी करेंगे। जिन्होंने किया पहले का क्लास में उनको तो समझ में आ ही गया, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं फिर से, जैसे कि आस्था ने नहीं किया कैलकुलेशंस, तो आस्था के लिए टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशंस भी थोड़ा न्यू होगा, बट वो भी बड़ा मजेदार है सर, कि किसको टैक्स पे करना होता है और किसको टैक्स पे करना नहीं होता है, उसी के लिए तो टैक्स पढ़ते हैं। तो आई थिंक सर आप सभी को बड़े अच्छे से समझ में आया। अगर कोई डाउट हो, सर डाउट तो अभी नहीं होगा, होगा तो सर, अच्छा एक चीज़, रिटायरमेंट बेनिफिट का सारा मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, तो उसमें डाउट है, मतलब डाउट तो मैंने रखा अभी, क्योंकि उसका चर्चा क्लास में अगले क्लासेस में होगा, तो फिर उसका डाउट नहीं, बाकी जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट छोड़ के, मतलब वो लीव एनकैशमेंट के बाद के छोड़ के बाकी कोई भी पॉइंट में अगर आपको कोई भी डाउट हो घर में रिविजन्स के बाद, आप मुझे कल के क्लास में पूछ लेना। कल फिर भी कल 11 बजे 11:15 में फिर से है सर इनकम टैक्स, कल कैलकुलेशंस होगा। इफ एनी क्वेश्चंस या फिर कोई भी डाउट पूछ लो सर। रोशनी, इनकी, रौनक, ज्योति, आस्था, बोलो क्लियर है? ठीक है सर, यस सर क्लियर है। ओके ठीक है, ओके म्यूट कर लेंगे। মোটামুটি বুঝতে পারছি দাদা। ওকে ওকে রনক, ঠিক আছে, এবারে রিভিশনটা করবি, কিন্তু রিভিশনস করলেই কিন্তু জিনিসগুলো মাথায় থাকবে, রিভিশনস না করলে কিন্তু মাথায় রাখতে পারবি না, বিকজ সিরিয়াসলি ট্যাক্স এই একটা চ্যাপ্টার স্যালারি, একটা চ্যাপ্টার বড্ড জ্বালায়। नहीं नॉट ओनली सैलरी, बीपी भी जलाएगा सर बीपी भी जलाएगा, ऐसा नहीं, मतलब जला, अगर तुम बोलोगे कि जलाएगा तो फिर बहुत जलाएगा, लेकिन अगर आप बोलोगे कि मुझे सीखना है तो फिर आप सीख जाओगे। इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बी प्रैक्टिकल, कभी नहीं जलाएगा। जितना बोला जा रहा है उतना करो ना, क्यों जला, कैसे जलाता है मैं भी देखता हूँ, बस बात तो फॉलो करो, जितना बोल यस रहा हूँ सर, तो फॉलो करो, कैसे देखता हूँ मैं कैसे जलाता है। जलाता नहीं है सर, जो ट्रेनिंग है वो जलाता है सर, आईटी ट्रेनिंग जो चल रहा है वो बहुत जला रहा है। हाँ ठीक है, चलो सर, थोड़ा जलना जरूरी है। मेरे से 5-6 घंटा ऐसे ट्रेनिंग चल रहा है, दिमाग खराब हो गया है मेरा। हाँ दिमाग को ठीक रखो, क्या करेंगे सर, ट्रेनिंग तो करना पड़ेगा, मैंडेटरी है ओके आस्था बोल, कुछ पूछेगा? बाय बाय। ओके टाटा। आस्था बोल। बाय सर। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना है, ठीक है आस्था, बस इतना पूछ रहे कि आप मैथ बताए मेरे को, क्या लेना है नहीं लेना है। सीएस वाला मेरे माथा में कुछ भी नहीं घुस रहा है, इतना तो जबरदस्ती का उसमें लिख के रखा है ना। ठीक है, तू तो अभी तो रेगुलर हुआ है, मैं तेरे को मैं क्लास का नोट सारा का सारा दे रहा हूँ, ठीक है, सारा का सारा क्लास का नोट, ठीक है, हाँ ओके रोशनी, ठीक है, सारा का सारा क्लास नोट मैं तुझे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है।